आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कोठो रेड लाइट एरिया के अंदर की उस दुनिया की जो बेहद डरावनी है। सोनागाछी से जो बच्ची निकाली है तो इतने अच्छे घर की लड़की थी। अच्छा, मतलब प्यार के जाल में फंसा के फिर बेच देते हैं वहाँ ले जाके। उससे भी ज़्यादा ख़राब बात यह है कि इतना गंदा, इतना कभी पता नहीं नहाया नहीं है महीनों से, इसके शायद ब्रश तो कभी ज़िंदगी में ही नहीं किया, और इसके अंदर गंदे कपड़े कुछ भी जो काम करके आया है 500-600 रुपये का हैंड टू माउथ आदमी, और वो सबसे सुंदर लड़की को कहेगी इसको भेज, सबसे कम उम्र लड़की को कहेगी इसको भेज दो। तो बच्चे ये भी सोच रहे हैं हम क्यों फंसेंगे, लेकिन आप प्यार में तो डलेंगे, क्योंकि अभी मेकअप, ब्रेकअप, हुकअप का ज़माना है। जब मैं निकालती हूँ तो फिर मैं किसी की नहीं सुनती, फिर वो मुझे क्या मारेंगी, मैं ही उन्हें पीटती हूँ। ब्रूटैलिटी भी बहुत होती है, बहुत बहुत, इतनी ज़्यादा। कोई लड़की तैयार ना हो तो मिर्च डाल दीजिए उसके इंटरनल पार्ट्स में, और प्रोटेक्शन के साथ उनके उस डंडे से। एक आदमी सडिस्ट है, 60 साल का है, उसके बस की कुछ नहीं है करना, पैर का अंगूठा नाखून से ही डाले, और लड़की लहूलुहा में जो मासूम सी बच्ची। वहाँ वो लोग आते हैं कि जिनका समाज में तिरस्कार अगर होता है तो वहाँ वो सब निकालते हैं। हर दर्जे के सैडिस्ट हैं कि जिनको उनके साथ मारपीट में उनकी चीखों में उनका अल्टीमेट प्लेजर है। अगर वो एक्ट नहीं कर रही, चीख नहीं रही, तो बाहर निकाल देंगे दूसरी लड़की को। दीदी आपको पता तो है कि जब तक ना लड़की चीखे चिल्लाए, बहुत गंदे तरीके से उसने कहा कि इनको ये नहीं आता, वो ऐसे इतनी कुत्सित हंसी हंस रहा वो बुड्ढा, ऐसा मन कर रहा मुझे कि मैं इसको क्या करूं। जिसे मुझे आज तक नहीं पता लगा इनकी डेथ होती है तो कहाँ जाती है। मुझे पता लग जाता है कि मर गई, तो कौन होता है उनका अंतिम संस्कार करने? पता नहीं। आपको क्या आन पड़ी है? उनका प्रोफेशन है, वो अपना काम कर रही है, आप क्यों बीच में टांग अड़ा रही है? ऐसे भी कहते हैं, क्योंकि फिल्मों में हम देखते हैं कि कोई कोठों पे जाने वाला व्यक्ति हो और वो किसी महिला पर उसका दिल आ गया। जो ये कोठे पे रहने वाली महिलाएं होती है, क्या ये महिलाएं जो वहाँ रहती है ये मतलब अंदर से टूट चुकी होती है, या फिर ये आदत बना लेती है कि ठीक है अब तो ये आदत है? जैसे आपने किसी के लिए इनिशिएट किया और उसने कहा होगा कि नहीं अब तो मन लग गया, अब यही रहना। क्या पुरुष भी प्रताड़ित हैं? नमस्कार। हम बाहर से एक चमकती हुई दुनिया देखते हैं, लेकिन कुछ दरवाजों के पीछे ऐसी जिंदगियां कैद होती है जिनके बारे में बात करना भी लोग असहज महसूस करते हैं। आज का ये एपिसोड आसान नहीं है। आज हम उन आवाजों की बात करने वाले हैं जो चीखती तो है लेकिन सुनी नहीं जाती। आज हमारे साथ है अतुल शर्मा, एक सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिए बल्कि अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं के सशक्तिकरण, मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई और ज़मीन पर बदलाव लाने में लगा दिया। लगभग 550 से ज़्यादा लड़कियों को अब तक वो रेस्क्यू कर चुकी है, या कहे कि ऐसे दलदल से निकाल चुकी है जिसे देह व्यापार का दलदल कहा जाता है। और न सिर्फ देह व्यापार के दलदल से उन्होंने महिलाओं को निकाला, बल्कि मानव तस्करी से कई हजार बच्चों को उन्होंने बचाया है। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कोठो रेड लाइट एरिया के अंदर की उस दुनिया की जो बेहद डरावनी है। वैश्यावृत्ति में सिर्फ महिलाएं शामिल नहीं हैं, पुरुषों को भी इस धंधे में धकेला जा रहा है। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और आज इस दलदल के उस काली कोठी के उस काली की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसे समाज सुनेगा तो उसे अपने आप पर शर्म आएगी। स्वागत है आपका अतुल जी, और बहुत बहुत आभार आपका अतुल जी कि आप इतने इस विषय पर इतने जीवन का आपने अपना समय दिया है। साधुवाद की पात्र है आपकी एक महिला होकर आप इस काम में लगी हुई है और हज़ारों महिलाओं का जीवन बचा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत आपका इस मंच पर।
मैं पहला सवाल आपसे यही करूंगा कि नाम जब मैंने आपका सुना पहली बार आपको देखा तो अतुल शर्मा, तो मैं तो कंफ्यूज हो गया। आपको ये कभी ऐसा सामना होता होगा कि यार हर आप हर महिला बार है और अतुल हर कैसे बार हैं आप? हर बार जी हर बार होता है। जी जी। क्योंकि अभी कल किसी का फ़ोन आया हाँ हाँ तो उन्होंने कहा कि आप कौन बोल रही हैं? मैंने कहा आप बताओ। हाँ तो उन्होंने कहा जी मुझे उनसे बात करा दीजिए एक बार, अतुल शर्मा जी से। हाँ तो मैंने कहा मैं बोल रही हूँ। नहीं नहीं, आपसे नहीं, ये अतुल शर्मा जो नाम है हाँ हाँ। वो कौन है? तो मैंने कहा मैं ही हूँ। हम्म, नहीं वो तो आपके हस्बैंड का होगा। मैंने कहा नहीं भैया मेरे हस्बैंड रहे ही नहीं अब। मैं हूँ और मेरा ही नाम ये है। एक्चुअली में हम एक ऐसी कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, जी। मतलब एक जाति से, कि जहाँ ज़्यादातर लड़कों के नाम मिलेंगे लड़कियों के। अच्छा। बेसिकली मैं त्यागी हूँ। हाँ हाँ और त्यागियों में आप जब देखेंगे हाँ। तो राजेश, विजय, अजीब, मतलब पता नहीं क्या परंपरा है कि कुछ भी नाम रख दो। अच्छा तो ऐसे अच्छा, तो इसीलिए आपका नाम ऐसे वहां से ऐसे ही हो अतुल गया। मिला। हाँ हाँ। हाँ, हमें लगा कि आपका, भाई लोग तो ये सोचते हैं कि अतुला नाम हो सकता है, अभी नहीं गलती है मिस्टेक तो स्कूल में मिस्टेक तो स्कूल, नहीं होगी, डंडा हट गया? नहीं हम हमारे माँ बाप की मिस्टेक है। हाँ। और हमारे तो फादर खुद भूल गए हमारा नाम रख के। अच्छा। हाँ हम 8th क्लास में पढ़ रहे थे और हाँ हमको कोई बुलाने आई हमारी फ्रेंड, तो पापा बाहर मिल गए। हाँ तो उन्होंने कहा, वो ज़माना अंकल अंकल कहने का नहीं था, उनका मौसा जी अतुल से बात करनी थी, अतुल को बुला दो। तो कहा, बेटा वो सामने वाले घर में रहता है। तो उन्होंने कहा रहता नहीं है, वो तो लड़की है हाँ और मैं तो इसी घर में आती हूँ उससे मिलने। हाँ फिर उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि अरे तुझे, तेरा नाम अतुल है क्या? हाँ हो, हद हो गई भाई, खुद ही रखे। इतना गुस्सा मुझे आया, पैर पटकते में आई हाँ कि मेरा नाम रख के भूल गए। तो हाँ नाम ऐसा रख दिया ऊपर से हाँ। आपको घर पे किसी और नाम से बुलाते होंगे? ऐसी मुन्नी कह देते हैं उस जमाने में, कुछ भी अच्छा कह अच्छा, देते हाँ थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो ये बताइए अतुल जी कि आपकी ये यात्रा कैसे शुरू हुई? थोड़ा सा हम मतलब आएंगे, लेकिन थोड़ा दर्शक ताकि जी जो जी। नए जुड़ रहे हैं वो जान ले। एक महिला, एक तो आप, और ये महिलाओं की पीड़ा आपको कब महसूस हुई और आपको लगा कि यार इस काम में हमें जाना चाहिए? तो क्या वो पॉइंट था जब आपने इस काम को शुरुआत नहीं, किया? हम तो गए नहीं, हमको तो खींच खांच के ठेल ठाल के जैसे भगवान मार मार के भेज रहे थे हर बार। था ही नहीं हमको तो। हम तो 5 साल में, वो ज़माना कोई नर्सरी केजी का तो होता नहीं था। 5 साल की उम्र में एडमिशन कराया तो एडमिशन के साथ ही हिदायत शुरू हो गई। आज भी होती है वहाँ की लड़कियों की कि ऊपर नहीं देखना जब निकलोगे, वही रास्ता है स्कूलिंग का। ऊपर नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है। थोड़े सुनते रहे, लेकिन देखना तो है कनखियों से, जितना कहोगे बच्चे को। थोड़ा बड़े हुए तो फिर वही बराबर था, वो हिदायतें इतनी थी हर रोज़। जैसे एक खाने के डब्बे के साथ साथ एक परोसा जाता है कि ऊपर नहीं देखना। फिर निकल जाओ, अगर हम देख रहे हैं तो दुकानदार रोके, बेटा किसकी बेटी हो? छोटा शहर था, कस्बाई मानसिकता का। मैंने कहा उनकी। अरे तो ऊपर क्यों देख रही हो? फिर मैं एक दिन जिद करके मेरी मदर को पूछा, कहा मैं ये ऊपर क्यों ना देखे, मैं अब देखूंगी। मेरा थोड़ा जिद्दी स्वभाव था। 3 भाइयों की एक बहन थी तो थोड़ी सी बदतमीज हो गई थी। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि बेटा वहाँ खराब औरतें रहती हैं, नहीं उनको कुछ समझ सूझ आ कि मैं क्या कहूँ। तो उनका कैसे खराब, उन पर नहीं सवाल था। फिर उन्होंने कहा कि वो नाचती गाती हैं। हमने कहा नाचती गाती तो आप भी? जब कोई फंक्शन होता है, हमारे घर में शादी ब्याह होती है, भाभी भी नाचती हैं। कि बस दिमाग में चाट, वो दूसरे आदमियों के सामने नाचती हैं, मर्दों के सामने नाचती हैं, बस अब मत कहे कुछ भी। तो वो बात रह गई मन में। फिर उसके बाद 8th क्लास में आए तो कुछ दिन भूल पड़ती। 8th क्लास में थे, वहाँ से निकल के जा रहे तो ऊपर से खटखट की आवाज़ हुई। मैंने देखा एज यूजुअल जैसे आदत पड़ रही थी। मैंने देखा वो लड़की तो मेरे साथ पढ़ती है, बैसाखी से चलती थी, मेरी क्लास में पढ़ती है, बैक बेंचर थी, मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं थी। मैंने इंतज़ार किया कि वो आए नीचे, रुक तो नहीं सकते थे, कोई ना कोई हमें टोक देता। स्कूल आ गए तो आए, नहीं आई वो। 5-6 दिन नहीं आई, वो भी शायद इसीलिए नहीं आई, मुझसे छिप रही थी। लेकिन जब आई तो फिर मैंने फिर पकड़ा कि मेरी अम्मा तो कहती हैं वहाँ ख़राब औरतें हैं और तुम वहाँ क्या कर रही थी। तो उम्र में भी हमसे थोड़ी बड़ी थी, तो उसने कहा कि देखो वो ख़राब औरतों में से एक मेरी माँ है। और है मेरा ये ख़राब भाग्य कि मैं वहाँ पैदा हुई हूँ। मगर अच्छा भाग्य ये है कि मैं बदसूरत और पैदाइशी लंगड़ी हूँ, तो मैं उस काम को नहीं कर सकती जो मेरी माँ करती है, उस लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे पढ़ने की अनुमति मिल गई। तो वो भी थोड़ा सा रहा कुछ असमंजस। और फिर हम अर्ली एज में हमने शादी कर ली इन द सेंस कि हमने लव मैरिज कर ली उस ज़माने में। अच्छा। अब वो और बवाल था। हाँ तो त्यागियों की बेटी हाँ चली जाए तो हाँ वो बवाली लोग हैं। हाँ ठीक है, हो गई। फिर जल्दी उम्र में बच्चे हुए, जल्दी शादी हो गई थी, 16 साल में शादी हो गई।
जो हमारा बच्चा था छोटा, तब फिर कोई मतलब ऐसा लग रहा है मुझे जैसे प्रभु डोर खींच रहे थे बार बार कि फिर चुप हो गई तो फिर कुछ करना है। और बेटा हुआ था हमारा, भेजा ही इस काम के लिए गया था हाँ, आपको। जैसे इस काम के लिए भेजा गया है। और फिर एक महिला हमारे पड़ोस में रहने आई, हमारी मुश्किल से 18-19 साल भी उम्र नहीं थी, और वो थोड़ा झाड़ू पोछा करती थी इधर उधर, तो मेरे बच्चे को खिलाने आ जाती थी। हालांकि हमारी सास नाराज़ होती थी कि भाई इसके बच्चे नहीं है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आके रही है, बड़ी सुंदर सी औरत थी। ऐसा नहीं लगता थी झाड़ू पोछा क्यों करती है, इस लायक तो ये नहीं है। मेरे से बच्चे को बहुत खिलाने लगी, नहलाना धुलाना, मुझे जैसे छुटकारा कर दिया। फिर उस दिन थोड़ा अपनापा हुआ, तब उसने मुझे एक दिन कहा, मैंने पूछा कि तुम्हारा कोई नहीं है बच्चा, पति, और जो तुम्हें छोड़ के गया वो उसको तो हम जानते हैं, हमारे घर आना जाना उनका, वो तुम्हारे पति हैं? तो उसने कहा नहीं, वो भी मेरा पति नहीं है। मैं तो एक्चुअल में 8-9 साल की थी, 8-9 साल की भी नहीं थी पूरे, और मेरे पिता पुलिस में थे, तो उनकी किसी से रंजिश हो गई, वो मुझे उठा लाया। और फिर मैं वहीं बड़ी हुई, वहीं मैं धंधे में लग गई। पहली बार मैंने शब्द सुना धंधा। मैं कहा धंधा क्या? तो उसने मुझे समझाया कि ये होता है। अभी तक मुझे नाचने गाने का पता था, ये धंधा होता है। फिर उसने मुझसे ना एक अनएक्सपेक्टेड सी कुछ एक डिमांड रखी कि मुझे मेरे घर मिलवा सकती हो। और मुझे लगा कि नहीं, मुझे मिलवाना चाहिए। कैसे कोई बच्चा इतना अपने घर से हो सकता है, इसकी कोई गलती भी नहीं। मैंने घर वालों को ये नहीं बताया कि ये कहीं से ऐसी जगह से है, और बस जिद पकड़ ली कि भाई इसको मिलवाओ। अब घर की बड़ी बहू थे तो थोड़ा इसलिए भी थोड़ा लाड़ लाड़ करते थे कि भाई ये इसने हमारे लिए कितना सब झेला। और चले गए मेरे साथ सब। वहाँ गए, ग्राम प्रधान के यहाँ पहुँचे। वहाँ से प्रधान जी ने उनको बुलाया, लंबे चौड़े लहीम शहीम से आदमी, सुंदर से, उनके 2 बेटे, वो शायद बाद में हुए होंगे, टीनेजर से थे, 15-16 साल के, वो भी लंबे चौड़े से। लग रहा था कि इनका ही पिता और भाई हैं ये, माँ भी। अब वो बहुत रोना धोना हुआ, बहुत मिले सब, और मतलब माँ बावली हुई जाती थी रो रो के। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कि उन्होंने मुंह फेर लिया, अपना है नहीं। बोले रख नहीं सकते। हमने कहा ये कौन सा घर से भाग गई थी, और कैसे आपने इसको मना कर दिया? वो जिद मुझे फिर, लेकिन इस बीच ये बात खुल चुकी थी सारी। वहाँ जो बातें हो रही थी कि कहाँ रही, और मेरे तो सब परिवार वालों का एकदम पारा हाई था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये गुस्से में है। तब तक मैं उसी के लिए लगी रही। अब वो नहीं रखा तो मुझे इतना अंदर से मर्मांत तक जैसे मुझे पीड़ा हुई वो। फिर वापस ले आए हम, लेकिन बात यही नहीं ख़त्म होती। पूरे रास्ते मेरे हस्बैंड को जो मुझे टारगेट करके कहा गया, ये ऐसी औरत से यहाँ ले आई हमें, और यहाँ बेइज्जती करवा दी, और हम छूट देते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा। पूरे रास्ते हमने वो सुना। मुझे तो ये लग रहा था मेरा घर बिगड़ा, और 2 बच्चे लेके मुझे घर जाना पड़ेगा अपने। और लेकिन वो समझ रही थी, उम्र दराज थी। घर आते भी ये महाभारत चलती रही, कोई रोटी पानी कुछ नहीं। वो किसी वक्त निकल गई रात के वक्त। और मुझे जैसे बहुत सुकून हुआ, चलो मेरा घर बच गया, अब मुझे कोई डांट नहीं पड़नी, जो हो गया हो गया। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, जो डांट पड़ रही थी वो नहीं पड़ रही थी। एक तो हम पढ़ रहे थे जब तक दोनों, बिल्कुल, और अपने पैरों पे भी नहीं थे, कोई हमारे पास स्टैंड भी नहीं था कि हम खड़े हो जाएं। तो लेकिन मुझसे किसी ने सवाल नहीं पूछे, मेरे से भी नहीं पूछा कि भाई ये तुमने क्या बवाल कर दिया और क्या सब, कुछ नहीं हुआ। अब उसके बाद 1-1.5 साल बाद वो महिला फिर आती है। मुझे लग रहा था बात ख़त्म हो गई। ये तो मुझे तब समझ में आता है कि मुझे शायद इंडिकेशन दिया जा रहा था प्रभु की तरफ से कि तुमको करना है। अब वो महिला 1-1.5 साल बाद आई, और अच्छे कपड़ों में थी, और बहुत फल मिठाई विठाई लेके आई। भाई दूज का दिन था वो। तो सीधे मेरे कमरे में आई ऊपर, और आके बोली मुझे एक बार गोविंदा को दिखा दो। मेरे बेटे को गोविंदा बुलाती थी वो। मैं भूल भी गई थी कि गोविंदा कहती है। फिर मैंने कहा नहीं, पहले बताओ कि तुम कहाँ गई थी, और कहाँ से कपड़े जेवर सब कुछ पहन रही हो, कहाँ से आ गए। तो उसने सीधा सपाट सा जवाब दिया कि देखो जिनसे पैदा हुई उन्होंने रखा, मेरी वजह से तुम्हारा घर बिगड़ जाता, ये मुझे मंजूर नहीं था। अब मैं जहाँ से आई वहाँ चली गई। और मेरी सोच केवल इतनी डेवलप हुई थी तब तक कि मेरठ का कबाड़ी बाज़ार ही है एक बाज़ार, और कहीं दुनिया में है नहीं, तो ये मेरठ में ही होगी। मैंने कहा फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं रख सकती, ये सब उठाओ और जाओ, और ना मैं इसको बच्चे को दिखाऊंगी। 1-1.5 साल का हो गया था वो। तो मैंने कहा मैं दिखाऊंगी नहीं उसे। पता नहीं कैसे मैं इतना रूड हो गई थी कि आज सोचती हूँ कि मैं कभी इतना रूड किसी बात के लिए नहीं हुई। और वो चली गई। और जब हम चूँकि थोड़े देहाती लोग हैं, पुराने घर हैं हमारे, तो आंगन पार करके आंगन होता है, आंगन पूरा पार करके दरवाज़ा, तो दरवाजे से मुड़ी और मैं खड़ी थी ऊपर वाले आंगन में। तो अब समझिए कि जब उसने मुझे मुड़ के देखा तो मुझे लगा कि उसकी आंखों में आंसू हैं और इतनी शिकायतें हैं चेहरे पे कि मन हुआ कि मैं दौड़ के रोक लूं,
लेकिन रोक नहीं पाई सामाजिक चीज़ों को देख के, और बस वो 2 आंखें मेरे पास रह गई, वो मैं कभी नहीं भुला पाई। और बहुत सारे दायित्व थे, हमारे देवर थे, उनकी शादियाँ थी, ननद थी, मुझे भी दिख रहा था इतना, थोड़ी सी बड़ी हो गई थी कि इनकी शादियाँ नहीं होंगी अगर ये महिला रही तो। और फिर 10 साल बीत गए। और अच्छा, 10 उस साल इंसिडेंट के बाद 10 साल 10 साल बीत गए, क्योंकि फिर समझ नहीं आ रहा था रास्ता क्या है। मन में बार बार था कि मैं कैसे उसको मुक्ति दिलाऊं, कैसे करूं। 10 साल में इतना हुआ कि सबकी शादियां हो गई, मेरे सास ससुर की एक सडन डेथ हुई। फिर मैंने एक दिन इनसे बहुत हिम्मत करके कहा कि एक ये हो गया था कि मेरे ससुर गुजरते वक्त में काफ़ी बीमार थे। उन्होंने इनसे कहा कि गांव जाना पड़ेगा तुझे, नहीं तो खेती सब बर्बाद हो जाएगी, तू बड़ा है, इतना सब ज़मीन वमीन हम लोगों के पास अच्छी होती है। उन्होंने बिना मुझसे पूछे भी, बिना उसके, हालांकि मुझे थोड़ा लगा कि कैसे, पर फिर मैं तो हमेशा उनके पीछे चली। हम गांव आ गए और तब मैंने उनसे पूछा, अब देखिए गांव हमारा दूर नहीं, जैसे अभी अंदर बीच में गांव पड़ रहे हैं, वहीं अंदर है शहर में। मैंने तब नहीं था, लेकिन तब तो ऐसा लगता था कि कहाँ दूर है। मैंने इनसे एक दिन कहा कि मैं उसे ढूंढ लूँ। उन्होंने कहा किसे? कि उसको। बोले अरे अब ये क्या नया है? मैं कहा नहीं, मुझे एक बार ढूंढ लूँ फिर मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो बोले कि देखो चली जाओ। और वहाँ मार खाई, गाली खाई, कपड़े फटे, रोना धोना किया यहाँ, तो दोबारा नहीं जाने दूंगा। हाँ, मैंने कहा ठीक है। और मैं चली गई तो एक पल तो मैं ठिठकी, क्योंकि जो रिक्शे वाला था वो हमारे घर, हमारे जानवर वानवर भी रखते हैं, उनका चारा वारा लेके आता था हमेशा, वही घर का सामान वामान भी उसी का, आज भी। तो वो वहाँ मुझे दिखा, और मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर है बाज़ार। तो मैंने कहा ये यहाँ, मेरे एक पल तो पैर ठिठके। फिर मैंने सोचा मैं तो बता के आई हूँ, अब मुझे क्या डरना है। मैं चली गई, और आपको यकीन नहीं होगा, इस बात को 93 की बात है ये, 32 साल हो गए, और एक बार भी ना तो उस बंदे ने मुझसे पूछा कि भाभी तुम क्या करने गई थी वहाँ। अब तो खैर उसको भी पता है मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन ना ही मैंने कभी उससे पूछा कि तू वहाँ क्या कर रहा था, कभी भी। और उसके बाद ना तो किसी ने कभी रोका, किसी ने कहा ही नहीं कुछ, या तो ऊपर वाले ने सबका ऐसा मन कर दिया। तो जब पहली बार जब आप वहाँ गई तो बड़ा अजीब लगा होगा लोगों को, आपको क्या, कैसे, मतलब, और कैसे आपने उसको रेस्क्यू किया? फिर मिली हो वहाँ? नहीं। अच्छा, नहीं मिली। नहीं, वो तो आज कोई तक और नहीं मिल गया? कोई, हाँ, बहुत बहुत मिली उस जैसी। मैं तो फिर जिसको निकालती रही, हर बार ये लगता रहा कि माफ़ी मांगती रही कि जहाँ भी तुम हो, क्योंकि धीरे धीरे ये पता लग गया था कि बहुत जगह हैं, मुंबई, दिल्ली, बनारस। और अभी आप लोगों को की वजह से मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे पिछले 2-3 महीने पहले पता लगा कि वो आगरा में उनकी डेथ हुई है। वो लगभग 80+ रही होंगी अब, और आगरा में उनकी डेथ हुई है। तो चलो इससे मुक्ति हो गई, ये भी मुझे बहुत सुकून मिला कि वो पता नहीं उन्होंने क्या झेला होगा, क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुक्ति हो गई। तो जब आपने एंट्री ली वहाँ पे, तो ये मेरठ के कबाड़ी बाज़ार की आप बात कर रही हैं, जब उस एंट्री ली, कोठा एक तरह से, या जिसको हम रेड लाइट एरिया कहें, तो अंदर का माहौल कैसा था? क्या देखा आपने? क्योंकि हमने तो फिल्मों में देखा है, और लोगों ने फिल्मों में देखा है कि बड़ा ग्लैमराइज उसको करके नहीं दिखाया नहीं, जाता है इतना कि गंदा है, इतना हाँ, गंदा कि है। आलीशान झूमर टंगे हैं, नहीं भाई, और वहाँ उनकी तो लाइफ ऐसी है कि वो पान चबा रही है, और ये ऐसे ही होता है। बहुत गंदा है, बहुत गंदा, बहुत इतना गंदा है कि शायद शुरू में तो एक पल तो मुझे भी लगा कहाँ बैठूं। जैसे पहले तो उन्होंने कहा क्यों आई हो, मैंने कहा आपसे कुछ बात करनी है। बड़ी सी औरत बैठी थी, क्या बात करनी है, मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या बात करनी है। मैंने कहा ऐसी यूं ही, चलो भागो यहाँ से। तो मुझे 1 मिनट नहीं रुकने दिया, मैं भाग गई। और फिर मैं अगले दिन गई तो मुझे 3-4 दिन ऐसे ही हर कमरे, एक कमरे पे नहीं गई, दूसरे पे जा रही, तीसरे पे, एक कोई ना कोई तो वॉच कर रहा था। एक बड़ी उम्र की महिला थी, एक दिन उन्होंने मुझे कही हाँ बेटा, जैसे उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनके पैर छुए पहले, तो एकदम सकपका गई। उनका अरे बेटा ये तो कौन आ गया भाई हमारे पैर छूने वाला है? तो पैर हमारे छू रही है, हम तो बहुत ख़राब औरतें हैं बेटा, तू भले घर की लड़की है, बहू है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा अम्मा मेरे से आप बड़ी हैं, और मेरा अम्मा कहना उनको आजीवन निभाया उन्होंने भी, और मैंने भी, मेरे बच्चों ने भी। और हमेशा नानी बुलाते रहे, फ़ोन पे ही बात हुई, कभी ऐसे नहीं हुई। और वो, उनको बच्चे नहीं हुए थे, और वो ऐसे निहाल हो जाती थी,
और उनकी बदौलत मैं ये सब कर पाई, अच्छा। क्योंकि उनका इतना मूक संरक्षण था मुझे कि मुझे कभी चोट भी नहीं लगनी थी। वो ईश्वर ने आपके तार जोड़ दिया। तार जोड़े उनके साथ। और यहाँ तक ये देखिए कि मैंने उनसे एक बार कहा, बहुत जल्दी हमने शुरू किया था, जब तक कोई ऐसा ज़्यादा रेस्क्यू वेस्क्यू भी एक दो ही किया था, तो मैंने उनसे एक दिन कहा कि अम्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लोग आपको बहुत ख़राब ख़राब कहते हैं। बोली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैंने कहा हाँ आपकी। तो ठीक है, मैंने कहा एक दो और ले लो लड़कियों का, ठीक है, मना नहीं किया। तो जब हम जा रहे थे, जीप थी मेरे पास, जीप में थे हम, तो उसने मुझे कहा बेटा एक चीज़ देखना, तुम हमें ख़राब औरतें कहते हो। मैं हंस दी, मैंने कहा नहीं मैं आपको नहीं कहती अम्मा, बिल्कुल भी। इन पर देखना ये पोस्टर, ये ख़राब औरतें नहीं है। फिल्मों के पोस्टर लगे, एक दो अश्लील फिल्में भी तब तक लगती थी ऐसी, ये देखा नहीं तुमने? और उन्होंने वही कहा, आप हमें कहती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, हमारी बात लिखिए कि हम तो, मतलब उन्होंने फिर एक गज़ल गाई, वो जो है बड़ी फेमस, कि हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। तो लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखिए हम तो वाकई में यहाँ मुसाफिर हैं और दुकानदार हैं, हमारी दुकान पे आप सामान लेने मत आओ, आपके पिता, आपके भाई, आपके बेटे ना हो हमारे यहाँ, हम तो कुछ और करेंगे, पेट तो भरेंगे ना, तो हमें मत बुरा कहो। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरी। और आपको यकीन नहीं आएगा सुनील जी, उसके बाद मैंने कभी भी कहा, क्योंकि मैंने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं आज तक भी उनको नहीं पहुंचा रही हूँ। मेरे लिए वो घर की हैं, मैं शादी ब्याह में उन्हें आमंत्रित करती हूँ, वो अपने संकोच से ना आए, वो उनकी मर्जी, लेकिन आती हैं। उनके बच्चों की जब एडमिशन कराने जाती हूँ, शुरू में उनको लेके गई, लेकिन फिर मुझे लगा ये गलत हो रहा है, मैंने कहा नहीं जाऊँगी, तो मैं खुद करूँगी, जब खर्चा मुझे करना है तो मैं खुद करवाऊँगी। और उससे बड़ा ये कि मैंने कोई भी बड़ा आंदोलन किया, सड़क पर उतरी, उन्हीं के लिए किया सर, बिल्कुल। और मैंने बहुत छोटे छोटे काम भी उनसे कराए, कि जैसे जहाँ से उनके बाज़ार की तरफ गुजरते, बहुत अतिक्रमण, बहुत भीड़, बहुत बुरा हाल है, हमने बोली देखना दीदी कैसे निकलें लोग, गाड़ी आपकी तो स्कूटी, ये बाइक से मैं आती थी तब तक, ये बाइक भी नहीं आती, और लोग तो देखो कितना परेशान। तो मैंने कहा चलो तो उतर आओ नीचे आज, एक हटाओ अतिक्रमण। दीदी पिटवा दोगी पुलिस से? मैंने कहा मैं खड़ी रहूँगी ना तुम्हारे साथ, और हटवाया, हमने ऐसा साफ करा दिया था। एक वो जो इंस्पेक्टर थे उस समय, अभी तो रिटायर हो गए, तो उन्होंने कहा तुलसी क्या करा रही, भीड़ लग रही है उनको लोग देखने के लिए। मैंने कहा दूर हटा के कहूँ, वहाँ खड़े हो, देखो आजूबा थोड़ी है वो सफाई करनी है तुम्हारे शहर की, और कराई, और अखबार में बहुत बड़े बड़े छापे, बहुत सारे आंदोलन किए, और मैंने उन्हें मंच दिया। मैं कोई भी कार्यक्रम अगर हॉल में किया तो वो मंच पे बैठी, किसी को एतराज़ हो चली जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई और गेस्ट बैठने में उसे एतराज़ हो रहा हो मत बैठो। तो आप ऐसे एरियाज़ में जाती हैं तुल जी, क्या चैलेंजेस होते हैं आपके सामने? और सबसे मतलब पहले तो ये शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा होंगे, अभी बहुत, कम हो गए होंगे, कि तो लोगों क्या ने मुझे, चैलेंजेस होते थे? देखिए पहले तो यही कि तुम तो अच्छी खासी सुंदर ही क्यों नहीं कमा लेती, आ तो तू इसीलिए रही है, अच्छा। कह नहीं पा रही है, तो आजा बैठ जाया कर, शाम को आया कर, दिन में क्या करें यहाँ, जैसी मेरी भाषा है उस तरह से, यहाँ क्या करें दिन में, शाम को आ जाया कर। मैंने सब सुना, मैंने कहा कोई बात नहीं, मिलने भी तो आ सकती हूँ। पहला मुझे समझ आया कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ कहाँ तक देखूँ उसे, हर जगह हर लड़की उसमें दिख रही है मुझे। पहली बार मुझे एक महिला ने कहा, वो भी बड़ी थी मुझसे, कि ऐसे ही आती रहोगी, क्या कर रही हो? मैंने कहा बच्चे तो पढ़ा रही हूँ। बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तुम जाती हो, ये चाय की दुकान पे चाय लाते हैं, ग्राहकों को पकड़ के लाते हैं, और बस ये इनका रूटीन है। तो मैंने कहा फिर क्या करूँ? बोले मुझे निकाल सकती हो? मैं कहा तुम तो सारा दिन बाजार में घूमती हो, सामान ला के देती हो, इनका मेकअप का, इनके कपड़े, ये सब तुम ही तो करती हो। तो बोले नहीं नहीं, मेरे ऊपर तो कई जोड़ी आंखें होती हैं, नहीं भाग सकती मैं, तुम मुझे निकाल दो। मैंने कहा तरीका बता दो, मुझे नहीं पता। ये मेरा पहला रेस्क्यू था 96 में। अच्छा। फिर उसने बताया कि मेरी बेटी इनके कब्जे में, जब मेरी बेटी ला दोगी तो समझ लो कि मैं मुक्त हो गई। वो बड़ी मुहिम हुई, एक रात भर का सब चला, प्रशासन ने भी बहुत साथ दिया, उसकी बेटी को लाया गया राजस्थान से, और पहली बार मुझे लगा कि मेरे दिल को चैन आया थोड़ा सा। बेटी राजस्थान में रखी गई थी? राजस्थान में 16 साल की हो रही थी। मैंने कहा इतने दिनों से क्यों नहीं मांगा? तो बोली कि अगले साल उसकी चर्चा है कि उसको उतारेंगे ये। ओहो। अब नहीं मैं रह सकती, मैं उसे मार दूंगी, खुद भी मर जाऊंगी। तो मैंने निकाला प्रशासन की मदद से, और वो जो पल था वो ऐसा था कि हम सब पता नहीं हंस रहे थे कि पता नहीं रो रहे थे, कुछ पता नहीं लग रहा था, और जो माँ बेटी एक दूसरे को कस के पकड़े हुए थे।
अल्टीमेटली मुझे समझ आ गया कि मुझे ये करना है। जी। तो ये फिर शुरू किया आपने, तो जैसे हमने फिल्मों में देखा हाँ। कि भाई वहाँ से निकलना तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ फिर मुश्टंडे भी होते हैं कुछ, और वो आपको जान का भी खतरा होता है। तो मैं ऐसे सब भी टूटे हुए हैं पैर, सब रॉड है पैर में, इस घुटने में शिकंजा है पूरा, एक ऐसे तारों का बंधा हुआ, हड्डियाँ चूरा हो गई थी तो तार से बांधी गई हैं वो। इधर भी ये रॉड इसमें है, यहाँ इसमें रॉड है, ये देखिए ये एक शिकंजा है, ये पूरा जो हर वक्त दर्द देता है, सीधा हाथ है, ये हर वक्त रहता है इसमें दर्द कभी तो मतलब हर जगह आपको भिड़ना पड़ा, लड़ना पड़ा। नहीं, ये तो हम मार दिए थे, हमारी तो गाड़ी पे गाड़ी। अब मैं अपनी गाड़ी कभी भी नहीं लेती हूँ, टैक्सी से चलती हूँ, इसीलिए हमारे ऊपर दूध का टैंकर चढ़ा दिया था ओह माय गॉड। गाड़ी पे, और चूरा चूरा हो गया था सब। ये सब ये कब की बात, किस वर्ष की? 2010, 31 दिसंबर 2010 की बात है। ओह, कहाँ पे मेरी हुआ बेटी की शादी थी और हम मेरठ पहला, में ही? हाँ हम पहला कार्ड मेरठ से थोड़ा सा आउटर पे, हाँ। 20 किलोमीटर दूर, पहला कार्ड बेटी की ससुराल में देने जा रही थी, बड़ी बेटी की। तो किसी ने रेकी की थी सटीक, और हमारे साथ जो सज्जन थे वो हमारी संस्था के मेंबर थे, तो पुलिस में थे वो मुझे घर से निकलते ही कहने लगे थे कि कोई हमारा पीछा कर रहा है तुझे। मैंने कहा आप ये पुलिस की बात मत करो, चुपचाप जाओ वहाँ पहले, क्योंकि आज ही हमें कुछ और सामान भी खरीदने, वो भी कार्ड वार्ड बांटने गए हुए हैं। तो उन्होंने फिर कहने लगे, 3 गाड़ी बदली हमने रास्ते भर, किसी किसी को बुलाते रहे वो कि यहाँ लाओ, मुझे यहाँ लाओ, और फिर भी बचे नहीं। जब हम कच्चे पे उतार कर मुड़ने को हुए उसके गांव की तरफ, तो मुझे लगा कि सामने से वो दूध का टैंकर तो खड़ा था और अचानक हमारी तरफ क्रॉस हो रहा है, बिना ये सोचे पीछे कौन टकराएगा, आगे कौन। तो मैंने कहा देखो ये हमारी तरफ भग रहा। वो कुछ नहीं कर पाए, इतने संभल थे, उन्होंने मेरे सिर तो पकड़ा, नीचे कर दिया, तो मुझे तो शीशे विशे लगे और नीचे में फिर तो सारा, लेकिन वो तो बुरी तरह डैमेज हुए, आज तक भी वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। VRS लिया फिर उन्होंने। और लेकिन आपके देखिए कि कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। 11 दिन बाद मैंने बेटी की शादी की। हाँ, वही ईश्वर को तो यही मंजूर था कि आप इस इसी काम हालत में। में, हाँ इसी हालत में की मैंने। और बदलाव ये हुआ कि जिसने किया, जी। जब मुझे होश आया 2-3 दिन बाद आया, तो मुझे मेरे सभी ये साथी बैठे थे, ये भी और भी, तो उन्होंने कहा वो आया था, किसी का नाम लिया। मैंने कहा क्यों? कह रहा था बस इनसे बात करा दो एक बार, कैसे भी। अच्छा, जिसने इसको अंजाम दिया, जिसने। फिर वो मेरे घर आ गया। हम जैसे हम गांव में थोड़ा सा एक ही रहता है कि अंदर एंट्री थोड़ा कम है, तो बैठक में हम लोग रखते हैं, जो भी कोई आएगा तो बैठक का दरवाज़ा बाहर भी, अंदर भी, इधर भी। तो मैंने बैठक में ही अपना बेड करा दिया था कि वहीं कर दो, लोग तो आते ही रहेंगे, ऑफिस का भी काम देखना था। तो वो आया और बाहर लॉबी में किसी ने मुझे कहा कि वो बाहर बैठा है लॉबी में, तो मैंने कहा बुला लो। बोले आप क्या बात करोगे उससे? मैंने कहा जाने दो। वो आया अंदर, आके ना वो मेरे पैरों में गिर गया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा क्या करूँ माफ़? मुझ पर मुकदमा करा दो तुम, मुझे जेल भिजवा दो। मैंने कहा बात क्या हुई है? मैंने कहा तुमने कराया ना? हाँ। अब तो मैं कह रहा हूँ, मैंने नहीं छोड़, तूने आगे बढ़ा तो शेर ने नहीं खाया, छोड़ दे। तो फिर उसने एक धागा निकाला काला, कि ये मुझे बांध दो। मैंने कहा इसका मतलब समझता है, तुम्हारी कम्युनिटी में तो ये होता नहीं। तो बोले निभाऊंगा। जानते क्यों नहीं, हिंदुस्तान में रहता हूँ, इतना नहीं पता कि रक्षाबंधन क्या होता है, बांध दो। और मैंने जब तक वो जिंदा रहा, मुस्लिम शख्स थे वो। हाँ, मैंने उसको राखी बांधी। और पूरा सम्मान जो औरत वहाँ रहे, उसकी बीवी को तो दिया ही, वो तो अलग बात है, लेकिन जिस औरत के साथ वो वहाँ रहता था उसको भी मैं भाभी बुलाती हूँ आज भी, उसी सम्मान के साथ। और उसके बाद उसने बहुत लड़कियाँ निकलवाई मुझसे, कह रहा सामने नहीं आऊँगा। अच्छा, वो भी फिर मदद, देखिए कैसे तार जुड़ते कि वही के लोग आपको मदद करने के लिए सामने आने लगे। हाँ। तो अब जैसे आप अतुल जी, आपके साथ वहाँ से आप इनिशिएट करती है आपको जब कहीं से सोर्स से खबर मिलती है, या फिर लड़कियाँ खुद आपसे संपर्क करने लगी हैं? नहीं, देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि मैं अपने वहाँ कभी भी मेरे जेंट्स वॉलंटियर्स नहीं जाते हैं, मेरी महिला वॉलंटियर्स जाती हैं, तो मैं उनको आई कांटेक्ट करने के लिए तो सभी को कहती हूँ, हर लड़की से आई कांटेक्ट करो, गूढ़ एकदम गहनता से देखो उसको। वो अगर आंखें चुराती है तो अभी देखो, जितनी बार देखेगी एक बार तो कहेगी, या तो यूँ कहेगी क्यों। तो जैसे कैसे एक लड़की मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी हमेशा, मुझे लगता था मैं इस लड़की को ज़रूर निकालूंगी। हालांकि मुझसे बात भी नहीं करती थी और बड़ा अजीब से मेरी तरह से रिएक्ट करती थी, लेकिन फिर भी मैं उसको कभी इधर से झांक के देखूं, कभी इधर से झांक के देखूं, मुस्कुराती रहती। फिर मैंने एक आध बार उसको ऐसे किया तो झटक दिया उसने, फिर मैं उठी तो मैंने एक दिन कंधे से लगा लिया उसको, तो फिर मैंने ज़्यादा विरोध नहीं किया। अब एक पता नहीं
हमेशा मुझे ये लगा कि देखिए मैं बहुत नास्तिक हूँ, मुझे सब घर में गालियाँ देते हैं कि कभी दिया भी नहीं जलता तेरे घर में, लेकिन मैं कहती हूँ मैं सबसे बड़ी आस्तिक हूँ, क्योंकि प्रभु ने मेरे कैसे हाथ थामा कि उस लड़की ने को मैंने जब टारगेट किया, तो वो मैं एक दिन यूं ही अपने घर से आ रही थी और मैं थोड़ी डार्क कलर की साड़ी पहन रखी थी, मैं कोई फंक्शन था मेरे घर, और मैं ज़रूरी नहीं मैं उधर से आऊँ, लेकिन मैं उसी रास्ते से गुजरने लगी। गुजर के मुझे लगा कि मैं चलो एक बार मिलती चलूँ उसको, सारे कमरे छोड़ी मैंने उसके यहाँ चली गई। भरी दोपहरी हो रही थी, जून का महीना था, तो और पैदल मैं जाते उधर से पैदल निकलती हूँ। मैं बैठी जैसे ही जाके, तो उसने कहा, हाँ पहली बार बोली वो, इतनी गर्मी में और इतनी डार्क कलर की साड़ी, सिल्क में तो गर्मी लगती है। मैंने कहा बड़ी पहचान है तुझे, किसमें गर्मी लगती है, अभी तो बड़ी जबान निकली तेरी। तो वो मेरे पास आ गई, बोली पैर गर्म हो रहे होंगे, तेल लगा दूँ। मैंने कहा बेटा हमारे तो बेटियाँ नहीं लगाती पैरों को हाथ। तो उसने मेरे यहाँ पे सिर रख लिया। मैं कुछ नहीं कहा, उसको ऐसे करती रही, सहलाती रही थोड़ी देर, पर मुझे लग रहा था वो रो रही है। फिर वो उठी, मुँह छिपा के भाग गई। मैंने कुछ नहीं टोका, मैं टोकती नहीं हूँ। मैं फिर अगले उस दिन मालकिन नहीं थी, मैं अगले दिन फिर गई, क्या तो मालकिन को पता नहीं कि मैं आई हूँ, ज़्यादा जाने पे ये शक करने लगती हैं। मैं अगले दिन गई तो सामने बैठी थी, ऐसे ही बिल्कुल जैसे मैं यहाँ बैठ जाऊँ, इस एक लंबा बेंच पड़ा रहता है और यहाँ पे लड़कियाँ बैठी हैं, कुछ लटक रही हैं बाहर। तो उसको मुझे गले तो बड़े रहते हैं बहुत, क्योंकि ये देखिए चेहरे की मंडी नहीं है, जिस्म की मंडी है बस केवल। वो उसके नहीं, यहाँ बड़ी खरोंची और ऊँची सी मुझे दिख रही थी। तो मैंने इशारे से केवल पूछा, तो उसने कहा ऐसे, मैं थोड़ा सा रिएक्ट किया गुस्से में। तो उसने कहा पैसा, भूख। मतलब मैंने पूछा कि क्या हुआ है, उसने कहा किसी कस्टमर ने किया। तो मैंने कहा क्यों नहीं मना करा। तो उसने कहा कि पैसा चाहिए, भूख भी, रोटी भी चाहिए। तो बहुत अजीब लगा, लेकिन मेरा टारगेट हो गया कि ये लड़की निकलेगी ज़रूर। तो इस तरह से हम आई कॉन्टेक्ट के ज़रिए बच्चों को जाते हैं। टच थेरेपी यूज़ करते हैं कि उनका हाथ में हाथ रख के उनको लगे कि कितनी हम सख्त नहीं आपसे कर रहे, बहुत कोमलता से आपके साथ वो रख रहे, और विश्वास करो कि हम आपको निकाल लेंगे। ज़बान से हम कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि मालकिन तो बैठी है सामने। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ, ये भी घटनाएं हुई होगी कि जैसे आपने किसी के लिए इनिशिएट किया और उसने कहा होगा कि नहीं अब तो मन लग गया, अब यही रहना। नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे नहीं होता है? हुआ ही नहीं कभी। मैंने कहा ना हर कि कोई वहाँ से निकलना चाहता है। हर कोई। तो आता कैसे है वहाँ पे कोई, मतलब क्या मजबूरी होती है? कोई मजबूरी नहीं है जी। लोग फुसला के लाते हैं। ऐसे तो शायद आप नहीं देखिए, इनके अपने ट्रैफिकर कहाँ नहीं है, उसका लक्ष्य है। ऐसे समझो कि बाज को चिड़िया दिख जाती है दूर से भी। जैसे छोटी सी बात है कि एक बच्ची, मैं वो घटनाएं केवल आपसे शेयर कर रही हूँ जिनके मैं आपको पेपर कटिंग्स भी दे सकूँ। बच्ची को माँ बाप नहीं है और भाई भाभी नहीं रखना चाहते, 15-16 साल की भी नहीं थी लड़की, अच्छी सी गुलमटोल सी। उसने कहा जा यहाँ से निकल। शाम का वक्त हो रहा था, सर्दियों के दिन। तो लड़की ने कपड़े भरे, निकल गई, मैं चली जाऊँगी। बाहर निकल के रिक्शे वाले से कहा रोक के कि भैया मैं सुबह को तो अपनी मौसी घर चली जाऊँगी, रात को यहाँ पे कोई ऐसी धर्मशाला है जहाँ मैं रुक सकूँ। तो उसने कहा हाँ चल। वो लाया सीधा कबाड़ी बाज़ार में, और उसने कहा हाँ, अपना नाम बताया, ये मेरा नाम है और किसी भी कमरे पे चली जा, वहाँ सब मेरे रिश्तेदार हैं, ये पूरे मेरे मोहल्ला रिश्तेदारों का है, उनसे कह देना कि वो छोड़ के गया है, क्योंकि उसको अपना दलाली भी तय करनी थी। मैं वही कहती हूँ कि जब भी किसी कोई खतरे में हुई ना, तो पता नहीं कैसे कोई ना कोई फरिश्ता बन के आया। तो वहीं का ही एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया, उस बच्ची से कहा बेटा आ जा, मैं छोड़ के आऊँगा तुझे। उसको बिठा लिया धीरे से, डरते डरते, और फिर मुझसे कहा कि दीदी आ जाओ, लड़की है, मैं ज़्यादा देर नहीं रोक पाऊँगा, अगर ये बात खुल गई कि मेरे पास लड़की है तो फिर मैं छोड़ दूँगा। मैंने कहा चिंता मत कर, मैं हर जगह मैं वॉलंटियर्स रखती हूँ, जो नज़दीक मैं ही 8 किलोमीटर लोग दूसरे लोग हैं। मैंने कहा पहुँचो जल्दी। इसको ही कहा ये जो है, इसने जाके लड़की को अपने हैंड ओवर किया और मेरे घर पे ले आई, मेरे मायके की तरफ। फिर मैं गई तो मीडिया ट्रायल करा देती हूँ। मीडिया के लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया आज तक, पूरे सम्मान और उसके साथ पूरी शिद्दत के साथ। तो मैंने पूछा तब उसने बताया कि मुझे ऐसे भाई ने कह दिया। तो देखिए स्टेक होल्डर कौन है, एक रिक्शे वाला भी जिसको पता है कि ये लड़की अब इसका मतलब अब इसके सिर पे छत नहीं है, आश्रयविहीन है, घर वालों ने निकाल दिया और छोड़ दिया। तो इस तरह का है, आपके पड़ोस में भी हो सकता है। इनके खुद के भी छोड़े हुए हैं कि जो बड़े घरों की लड़कियों को भी फुसला है, बढ़िया से
खिलाना पिलाना और बड़ी गाड़ी उस पे बाइक पे, इस पे नहीं, गाड़ी में, बाइक पे घुमाएं, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएं, अब पूरी तरह से जब अपने कब्जे में हो जाए। तो जैसे भी सोनागाछी से जो बच्ची निकाली है, तो इतने अच्छे घर की लड़की थी। और अच्छा, मतलब प्यार के जाल में फंसा के फिर बेच देते हैं वहाँ ले जाके। दे देते हैं। तो वो जब लड़कियाँ जब निकलती हैं वहाँ से, अतुल जी, तो क्या पीड़ा उनकी कुछ शेयर करती होगी वो, क्या किस तरह की उनकी ज़िंदगी वहाँ होती है? वो क्या शेयर करेंगी, मैं तो खुद देखती हूँ। 32 सालों में क्या नहीं देखा कि लोग उन्हें एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं, और वो वस्तु भी ऐसे जिसे जैसे चाहे तोड़ मरोड़ लो। जब कोई आता है ना कस्टमर, वो ऐसे देखता है कि जैसे आलू प्याज सब्जी खरीद रहा हो। वो देखेगा कि ठीक है या नहीं है, दबा के देखेगा कि कहीं से ढीला तो नहीं है शरीर। तो और उससे भी ज़्यादा ख़राब बात यह है कि इतना गंदा, इतना जो कभी पता नहीं नहाया नहीं है महीनों से, इसके शायद ब्रश तो कभी ज़िंदगी में ही नहीं किया, और इस कदर गंदे कपड़े, कुछ भी जो काम करके आया है, 500-600 रुपये का मैन टू माउथ आदमी है, और वो सबसे सुंदर लड़की को कहे कि इसको भेज दो, सबसे कम उम्र लड़की को कहे कि इसको भेज दो। तो आप कल्पना नहीं कर सकते उस पीड़ा की। अगर मैं वहाँ हूँ तो मुझे चाहे भिड़ना पड़े, चाहे मार के भगाना पड़े, और इससे भी ज़्यादा क्या कि जो रक्षक हैं वो भक्षक बने। कि मैं एक, कई बार कोशिश करती हैं लड़कियां, मालकिन भी करती है कि जब तक दीदी बैठी हैं तब तक मत किसी के कस्टमर को एंटरटेन मत करो, लेकिन ये संभव नहीं है। जैसी एक चाप भी होती है जीने में, तो दोनों कमरों, एक जीना दो तरफ खुलता है, दोनों कमरों की लड़कियां दरवाजे पा जाती हैं कि मैं या मैं। अभी ये कैसी त्रासदी है कि एक अपने आप को, अपने जिस्म को बेचने के लिए कहे कि मैं, क्योंकि अगर कम रह गए आज तो शायद रोटी भी नहीं मिलेगी। और मतलब टारगेट होता है उन लोगों को, टारगेट 15 से 20 कस्टमर का। तो अब देखिए, मैं बता रही जिस बच्ची की, कि अच्छी सी बच्ची थी और यहीं बेंच पे बैठी, मैं भी उसके बराबर में बैठी और लड़कियां इधर बैठी थी। तो वो आए, उसके बार बार ऐसे बाल गिर रहे थे, तो उनको यूँ कर रहा, और वो झटक के फिर कर रही। जब 2-3 बार हो गई, मैंने कहा क्या कर रहा है तू, मना कर रही है ना, तो मना का समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। तो बोला, अरे मैडम आप मुझे पहचानी नहीं। मैंने कहा राष्ट्रपति है तू, तुझे पहचानूंगी मैं कहा चल निकल। नहीं मैं तो दीवान जी हूँ, पहचान नहीं मुझे, क्या बता रही अपनी। मैं कहा तू निकल ले, मुझसे पिट जाएगा, कुछ नहीं, ऊपर से धक्का मारूंगी, नीचे पहुंचा दूंगी तुझे। किससे बात करेंगे आप बताइए। हाँ, समाज का हर तबके का व्यक्ति वहाँ जा रहा है, हर तबके, पुलिस वाले तो खुद जाते हैं, तो फिर आप किससे ही उम्मीद करें, किससे आप उम्मीद करेंगे। तो जो ये कोठे पे रहने वाली महिलाएं होती है भाई, सब तो निकलती नहीं है क्योंकि आज भी चल रहे हैं। क्या ये महिलाएं जो वहाँ रहती है, ये मतलब अंदर से टूट चुकी होती है, या फिर ये आदत बना लेती है कि ठीक है अब तो ये आदत है भाई इसको? नहीं आदत नहीं, लेकिन ये तो होता है कि बस अब क्या है, यही जीवन है, हाँ, एक्सेप्ट कर लेती है उसको। मैं जैसे बताऊँ, मैं एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे, क्योंकि मैं डायरेक्टली किसी को कहूँगी तो मालकिन को बुरा लगेगा, मैं यूँ ही कह रही थी। मैंने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा है को देख के, पता नहीं तुम लोग देखते हो ये सब चीज़ या नहीं। कि मैंने कहा 7 दिन फ़ोन में लगी रहती है, पर ये पता नहीं देखते हो नहीं। मैंने कहा उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब कान्हा नहीं आएंगे। तो एक लड़की ने सिर्फ मेरी तरफ देखा, मैंने मुँह इधर कर लिया। फिर मैंने कहा दीदी एक बार फिर से कहना, मैंने फिर से कह दिया। सही कह रही हो आप। मैंने कहा मेरा नहीं है, तो नहीं आपका नहीं है, पर बात तो सही है। और आप देखिए तीसरे दिन वो लड़की निकाली मैंने केवल एक उस बात को कहने के उसके दिल पे लग गई, तो उसने मुझे फ़ोन किया, मुझे निकाल दो। मैंने कहा आ रही हूँ अभी। अभी क्या अभी? बोले अभी? हाँ, मैंने कहा बिल्कुल अभी, कुछ नहीं लेना तुझे। तो मैं निकालती हूँ तो फिर मैं किसी की नहीं सुनती। फिर वो मुझे क्या मारेंगी, मैं ही उन्हें पीटती हूँ। जो कर सकती हूँ सब करती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं गंदी गालियाँ दे रही हूँ या मैं पिटाई कर रही हूँ। अखबार क्या लिख रहे हैं कि समाज सेवा गुंडई, जो फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मुझे एक बच्ची का जीवन दिखता है उसमें कि आज मैं छोड़ गई तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। एक बार छोड़ा, ब्रूटैलिटी भी बहुत होती है, बहुत बहुत, इतनी ज़्यादा। कोई लड़की तैयार ना हो तो मिर्च डाल दी जाए उसके इंटरनल पार्ट्स, और प्रोटेक्शन के साथ उनके मुस्टंडे सेक्स करें उसके साथ। बहुत बहुत, एक आदमी सडिस्ट है, 60 साल का है, उसके बस की कुछ नहीं है करना, पैर का अंगूठा नाखून से ही डाले,
और लड़की लहूलुहान जो मासूम सी बच्ची। वहाँ वो लोग आते हैं कि जिनका समाज में तिरस्कार अगर होता है तो वहाँ वो सब निकालते हैं, उतना ही तिरस्कार उनको देते हैं। सडिस्ट हैं, हद दर्जे के सडिस्ट हैं कि जिनको उनके साथ मारपीट में उनकी चीखों में उनका अल्टीमेट प्लेजर है। अगर वो एक्ट नहीं कर रही, चीख नहीं रही, तो बाहर निकाल देंगे दूसरी लड़की। तो ठंडी है। मतलब घर से अगर बीवी से झगड़ा करके आया है तो हाँ, वो उसको वहाँ वहाँ निकालेंगे। अपनी मर्दानगी दिखानी है, मर्दानगी दिखानी है, क्योंकि और घर सब पे दिखा नहीं पा रहा है। नहीं दिखाने पाता है। और बीवी तो मना भी करेगी कि आज नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं। वो तो उनके पास ना नहीं है। और मैंने कहा एक दिन उसको कि एक बच्ची को, वो बूढ़ा आदमी आया, मैंने कहा क्या है ये? अरे दीदी छाने दो ना। मैं कहा 14 से 15 साल की लड़की नहीं है। नहीं, ये तो 18-19 साल की लड़की है। अच्छा जो भी है, और इस ये बूढ़ा पागल है क्या? तो उसने कहा अरे जाने दो, इसके बस की क्या है, पैसे तो दे रहा है। चली गई अंदर। थोड़ी देर बाद लड़की की मुझे बड़ी तेज़ चीखने की आवाज़ आई। मैंने कहा ये क्या है? बोले दीदी आपको पता तो है कि जब तक ना लड़की चीखे चिल्लाए, बहुत गंदे तरीके से उसने कहा कि इनको ये नहीं आता। मैंने कहा बाहर निकाल, नहीं तो मैं पर्दा हटा दूंगी 1 सेकंड में। तो तुम मत कहिए मुझे। उसे बाहर निकाल, आवाज़ लगा। उसने आवाज़ लगा यार बाहर आ जा, तू बाहर आ जा। लड़की का नाम लेके कहा। लड़की आई तो शॉर्ट्स पहन रखे थे, एक टॉप, पैर लहूलुहान थे उसके। मैंने कहा ये क्या पीरियड से हो रही थी लड़की? और नहीं तो ऐसा तो नहीं है। वो लड़की ने रो रो को बताया कि देखो। और वो ऐसे इतनी कुत्सित हंसी हंस रहा वो बुड्ढा। ऐसा मन कर रहा मुझे कि मैं इसको क्या करूं कि पैर का नाखून, उसके बड़े बड़े गंदे से नाखून, और वो अंगूठा उसने तो वो सब बहुत इतना देखा है कि जो मतलब ये समझ लीजिए कि वहाँ इंसान नहीं राक्षस जा रहे हैं। हाँ, हर वो आदमी जाता है कि और वो बेचारी पैसे के लिए सब झेल रही है, मतलब करना मना ना नहीं कर सकते ना आप। नहीं है वहाँ, ना तो किसी भी चीज़ को नहीं, केवल एक बात को ना है कि कोई कहे कि प्रोटेक्शन के बिना सेक्स, तो वो नहीं। बस वो मस्ट है कि वो तो मतलब मस्त है कि पिछले 20 साल में हमने इतना सब इतना किया, कितने कंडोम्स बांटे, इतनी बार बार उनके साथ मीटिंग्स की, सब चीज़ की, ये करना होगा। हाँ, और देखिए कौन सी दुनिया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जो मुझे भी नहीं बहुत सी चीज़ का पता होता। जैसे मुझे आज तक नहीं पता लगा इनकी डेथ होती है तो कहाँ जाती है। मुझे पता लग जाता है कि मर गई, तो कौन होता है उनका अंतिम संस्कार करने वाला? पता नहीं पता मुझे अच्छा, ना। ये जैसे रहस्य एक वहाँ की बहुत, जो मेरे से बहुत मतलब इज्जत से पेश आती थी, बहुत अच्छे से, और उनके भाई आईपीएस थे। अच्छा, सोचिए आप, मतलब उन्होंने ही पढ़ाया, उन्होंने ही पढ़ा लिखा। एक भाई उनके वेटरनरी डॉक्टर थे सरकारी, और एक आईपीएस थे। उन्हीं भाई ने उनके घर रेड की कि मेरी भांजियों से धंधा कराती है औरत। तो हम सीना तान के खड़े रहे। मैंने कहा ये औरत कराएगी, तुझे धंधा करके अपनी बेटियों से तुझे पाल दिया, तुझे आईपीएस बना दिया, दोबारा नहीं आए वो कभी भी। मतलब एमपी में कहीं थे। तो उसकी डेथ हुई, और डेथ पे स्वाभाविक है, क्योंकि मुझे पता लगा, मेरे पास खबर आई कि आ जाओ। वो कह के गई थी कि दीदी को ज़रूर बता देना जब भी मैं मरूँ। उसकी बेटी ने मुझे फ़ोन किया, मैं चली गई। तो थी उसकी ये डेड बॉडी लेटी हुई थी, नीचे लिटा रखी थी, और जो भी महिला आ रही थी वो अगरबत्ती लेके आती थी बस। और अगरबत्ती वहाँ बहुत सारे वो रख रखे थे उन्होंने, उनमें लगा देती थी, किसी भी चारों तरफ अगरबत्ती लगी। मैंने कहा इसलिए लगा रहे होंगे कि बॉडी ख़राब ना हो जाए। मैंने कहा क्यों इतने टाइम लगा रहे हो भाई, इसके तो सब आए हुए हैं यहीं, बेटा इसका यहीं रहता है, बेटियाँ यहीं हैं, तो उन्हें बुला लो। हाँ आ जाएंगी। फिर कहने लगे चलो दीदी अब चलो चलो चलो, हम भी चल रहे हैं, इसके परिवार वाले कर लेंगे अब जो भी करना है, अजीत के मतलब उसको बेटा कर लेगा, ये कर लेगा। तो चलो ठीक है, कोई बैठी थोड़ी ना, मुझे नहीं मतलब हो रहा, करते होंगे ऐसा ही, नहीं हमारे ऐसे ही होता है, परिवार वाले ही करते हैं, हम भी जा रहे हैं। हमें चलिए, मुझे आज तक पता नहीं कहाँ ले गए। उसमें बहुत मरी हैं, एक की हत्या हो गई थी वहीं, गोली मार के 5-7 गोली मार गया था कोई, सिर फिरा, और नहीं पता मुझे कहाँ गई, मुझे आज तक नहीं पता। अच्छा, बहुत महिलाएं मेरे सामने मरी हैं कि जिनका मुझे पता है कि वो मर गई, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ ले गए, कैसे ले गए, कहाँ पे इनका कोई अलग शमशान है, अलग कब्रिस्तान है, क्या चीज़ है, नहीं पता कुछ भी। तो ये एक ऐसा अलग दुनिया है। जैसे हम कोई आए, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, वो भी मेरे लिए बिल्कुल एकदम नया था। क्योंकि ऐसा अभी कभी हमने उनके यहाँ वहाँ मीटिंग कभी नहीं की। जब भी बुलाया तो कहीं भी हॉल में बुला लिया, नीचे धर्मशाला में बुला लिया। उस दिन मैंने उन्हें कहा चलो तुम्हारे यहाँ करेंगे, जिसके सबसे थोड़ा सा बड़ा सा हॉल हो, जहाँ तुम 30-40 महिलाएं आ जाओ, वहीं बैठ के बात करनी है मुझे, बहुत सारी तुम दिक्कतें पैदा कर रही हो मेरे। तो बुला लिया उन्होंने एक जगह,
और मुश्किल से ठस ठस के नीचे बैठी और हमारे लिए चार वो बेड डाल रखा, मैंने कहा इसे भी उठा दे, मैं भी नीचे बैठूंगी। मेरे साथ एक और मेरी फ्रेंड थी, वो भी थोड़ी उत्सुक थी कि भाई मुझे जाना है। हम चले गए, थोड़ी देर बाद उन्होंने हमारे लिए कॉफ़ी मंगा दी। अरे मैंने कहा अपने लिए भी तो सबके लिए मंगा दो, हम देंगे इसके पैसे। बोले ना ना आ रहा है इनके लिए भी। तो थोड़ी देर में ट्रे में वो गुटके, सिगरेट, बीड़ी और पान ये सब लेके चारों तरफ उन्होंने, ये मेरे लिए अलग नज़ारा था बिल्कुल। ओके ये अरे मैंने कहा ये तो तुम बाद में भी खा पी लेती हैं, क्या है ये सब, अब तो चाय पानी। अरे ना दीदी हमारा तो पहले इससे ही है, बाद में कुछ और होगा। अलग दुनिया है वो। पता नहीं मतलब वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि मैं बाहरी दुनिया से कट गई, चाहे 2 घंटे बैठी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई और दुनिया है ही नहीं कहीं। तो मतलब ये कई लोग जैसे कई महिलाएं होती होगी या कई वो कि इस क्योंकि वहाँ जो पीड़ा हो रही है उस पीड़ा से उभरने के लिए वो नशे की भी लत हो जाती होगी उनको। उसके बिना कैसे कोई 15 से 20 कस्टमर झेल सकती हैं? औरत है, मशीन थोड़ी है। तो बिना नशे के तो कुछ भी नहीं है। बिना नशे के तो सो भी नहीं पाएंगी, उस दर्द को भी नहीं झेल पाएंगी, कैसे सो पाएंगी? मैं कभी नहीं टोकती। बहुत सी ऐसी हो जाती हैं कि सिर फ्री जैसे हो जाती हैं, उम्र हो गई, पी रही हैं धड़ाधड़ नशा, स्मैक पी रही हैं और फिर यूँ पगली सी घूम रही हैं नीचे, जब आउटडेटेड हो जाती हैं। मैं वही उसी पे आ रहा था कि एक तो देखिए क्या होता है कि एक तो एक्सपायरी डेट होती है ना हर चीज़ की, तो वहाँ तो भाई जिस्म की मंडी है, वहाँ जब 30 तक आपके पास बाद जिस्म है तब तक आप, फिर उसके बाद क्या होता है उनका? या तो ट्रैफिकर बन जाए, लड़कियां बहका के लाने लगे अपने एरिया से जहाँ भी कहीं वो रहती हैं, जहाँ कहीं उनका है, या फिर कस्टमर की दया पे जिए कि अगर वो उसको 200 रुपये देगा तो 5 रुपये या 10 रुपये मुझे भी दे के चला जाए, मैं शाम तक रोटी खा लूँगी, इस पे जी जाएँ। या फिर नीचे दुकानदारों की उस पर जी जाएँ कि कोई कभी रोटी दे दे दो या चाय दे दे। रहम पर है मतलब आपकी रहम, ज़िंदगी फिर उसके रहम, बाद। फिर कुछ नहीं रह जाता है। अच्छा एक मुझे ज़रा ये भी मेरे मन में प्रश्न आया, तो कोई ऐसा केस आपके सामने आया, क्योंकि फिल्मों में हम देखते हैं कि कोई कोठों पे जाने वाला व्यक्ति हो और वो किसी महिला पर उसका दिल आ गया, मन आ गया जिसको कहते हैं, और कहे कि नहीं अब विवाह इसी से करेंगे, और फिर वो लड़ भिड़ गया और फिर उसको लेके गया समाज से उसने, ऐसा कोई बहुत, केस आपके जीवन में? मैंने तो कितनी शादियाँ कराई हैं ऐसी। अच्छा एक मैं उस समय CWC चेयरपर्सन थी जी तो हापुड़ पोस्टिंग थी। जी मुझे किसी ने फ़ोन, एक्चुअली में मेरे मायका वहाँ होने की वजह से ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ दीदी वीदी कहने का रिवाज नहीं है, जीजी कहने का जी। रिवाज है। और जीजी हूँ या बुआ हूँ, किसी ने पता नहीं किसने फ़ोन किया कि बुआ एक लड़की आई है, आ जाओ आप बहुत जल्दी। और मैंने अब उसे अपने घर में छिपा लिया, और ऐसा ना हो पुलिस वाले मुझे उल्टा डंडा दें। मैंने कहा तू छिपा, जितनी टाइम लगेगा बस मैं आ रही हूँ। मैं वहाँ पहुँची तो मैंने उस बच्ची से पूछा, मैंने कहा तू किसके यहाँ से आई है? उसने बताया उसके यहाँ से। और मैंने कहा क्या करेगी, ऐसे कैसे भाग के आ गई? तो बोली वो दीदी नहाने गई थी तो मैं भाग आई, और ऐसे लग रही थी पुट से जैसे बंगाली हो। अच्छा मैंने कहा ठीक है चलो तेरी मैं वो करा के ना और नारी निकेतन में एंट्री कराऊंगी, कल बयान करा दूंगी, आज तो मैं रख लूँगी अपने घर में। तो ना दीदी, मैं कहा और मैं ये मेरे साथ है, ये मैं इससे शादी करूँगी और इसका बच्चा मेरे पेट में है। ये तो उन्हें पता होता है कि प्रोटेक्शन यूज़ करती हैं जिसका रखना है। अब वो गाली देने वाली बात तो स्थिति है नहीं। मैंने कहा तू करेगा इससे शादी, और दोनों तुम अलग धर्म हो गए ये भी सोच लेना। बोला हाँ जी मैं करूँगा आंटी, मैं तो शादी करूँगा इससे। और मैंने कहा तेरे घर वाले ना स्वीकार करें तो बोलना करो। और फिर मैंने लड़की से कहा, मैंने कहा सुन भाई ये रिक्शा चलाता या यहाँ दाल मंडी में कभी कभी लोडिंग करा देता, सोच ले इसकी आमदनी क्या है। बोली ना उस नर्क से तो अच्छी ना। फिर मैंने उस लड़के को, मैं लताड़ती हूँ ना, मैंने कहा सुन भाई इंडिविजुअल धंधा कहीं सुन लिया ना, उस दिन मार मार के टांगे तोड़ दूंगी तेरी। बोला कभी भी कह देना आंटी जो करो आज करवा दो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमसे कहते हैं कि अरे सारा पुण्य काम अपने आप ही करती हो, हमको भी कभी बुला लो, अच्छा हमारा भी कुछ करा दो। तुम्हारे एक साथी थे, कहते जी कभी हमसे कराओ। मैंने कहा आ जाओ, आज एक काम करवाना आपसे। और आ रहा हूँ, और हमने शहर काजी को भी फ़ोन किया। मैंने कहा सर आज एक नेक काम कर दो। अतुल जी आपके हम ना आए ऐसे तो संभव नहीं, आते हैं बताओ कहाँ हैं। मैंने कहा फलाने थाने में आ जाओ। वो आ गए, वहाँ दोनों बच्चे। मैंने कहा काजी जी इसका निकाह पढ़वाना। पहले तो हैरत में हुए थोड़े, मैं हैरत नहीं, बच्ची है बस बात खत्म, और कुछ नहीं आपको सोचना, करा दो। निकाह करा दिया। ऊपर से वो आई भागी भागी, और दीदी मैं माफ़ कर दो माफ़ कर दो माफ़ कर दो। मैंने कहा तू भाग जा, क्यों अपना आबेल मुझे मार, मैं तो तेरे खिलाफ कर ही नहीं रही। लड़की उतर आई बस, अब इसका पीछे छोड़ दे, जा चली जा। मैंने भगा, नहीं लिखवाओ। मैंने कहा नहीं जा भाग जा। उसको मैंने भगा, मैंने नहीं उन्हें नुकसान पहुँचाती।
और उस औरत ने मुझे आखिर तक उसका वो दिया प्रतिबंध, क्योंकि मेरी इतना उनने मदद की बहुत ज़्यादा। अब वो शेरका जी से पहले हमने निकाह पढ़वाया, छुआरे बंटवाए उनसे ही मंगा के फिर वहीं और थानेदार, बहन जी मेरी नौकरी गई आज, यही करवाओगी सारे काम, थाने में थाने में सब काम दिया। कराओगी। इनका दो इतने बड़े आदमी बैठे हैं। अच्छा वो जो दूसरे थे पंडित जी, वो भी शहर के जाने माने आदमी, अब उनकी डेथ हो गई, हमारे काजी साहब की भी हो गई। तो काजी जी से फिर वो उनसे पंडित जी से फिर वो करवाया शर्मा जी से हमने। मैंने कहा चलो आप इसके पिताजी हो, लड़की के हम हैं माँ, हम तो उधर से भी माँ हैं इधर से माँ हैं, एक उधर से पिताजी की हैं इधर से तुम हो, चलो करो। फिर हमने फेरे डलवाए उनके, और उसकी 3 बेटियां हैं, अच्छे से रह रही है। ऐसी तो बहुत सारी हैं हमारी, बहुत लड़कियां। अभी कोई आए हमारे पास सज्जन, और उन्होंने कहा कि बहन जी मतलब ये तो इसको तो पता है कि भाई ये लड़की वहाँ से, लेकिन कुछ काम पहचान छिपा के करते हैं जैसे। तो उन्होंने मुझे आके कहा, और इतने बरस बाद, बहन जी आपने वहाँ एक शादी कराई थी। मैंने कहा हाँ भैया, फिर बहुत अच्छी लड़की है, अब तो हमारी भाषा भी बोलने लगी, आसामी थी वो लड़की। एक मेरे बेटे की भी करा दो ऐसी कोई लड़की। अच्छा। हाँ, और देखो ऐसी लड़की है जी, ढोर डंगर भी निलाती है, सानी करती है, और तो दूध निकालना भी सीख लिया। और सास ससुर की ऐसी ताबेदार है कि पूछो मत, सब काम करती है उनका, बिठा के खाना देती है, क्योंकि वो ये सोचती हैं कि इस नर्क से बेहतर काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा उससे कहो कि मैं आऊँगी मिलने उससे, और आपके बेटे की भी कराएंगे कोई ना कोई। चलिए, तो ये तो बात हो गई अतुल जी महिलाओं की, लड़कियों की। क्या पुरुष भी प्रताड़ित हैं, लड़के भी प्रताड़ित हैं इस देखिए, इंडस्ट्री में? इसमें तो लड़के नहीं हैं जी ऐसे तो नहीं, जी। लेकिन बच्चे हैं इसमें, नहीं वो भी, ये एक अलग विधा है, सेक्स टूरिज्म। अच्छा। ये एक नया है, हालांकि नया नहीं है, अब इस बात को भी मेरे सामने आए हुए 15 साल हो गए। 15 साल पहले यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, जी। है ना, दिल्ली में, है ना। उस दौरान हमारे यहाँ से कुछ बच्चे आए, हमको नहीं पता है, हमें बिल्कुल नहीं पता। और जो कूड़ा बीनने वाले थे, भीख मांगने वाले बच्चे, फैमिलीज जो झुग्गी झोंपड़ी वाली फैमिलीज हैं, उन फैमिलीज़ को कुछ कुछ पैसा दिया गया, 25-30 हज़ार रुपये, और कहा गया कि 8 या 10 दिन के लिए बच्चा जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएगा। किसी को क्या एतराज़ हो सकता है, गरीब आदमी, एक बार इतना पैसा मिल जाए। फिर उनको वीडियो कॉल भी दिखाई गई कि बच्चा देखो जिस मालिक के साथ गया है उसके साथ ही उसी के रूम में 5 स्टार होटल है, बढ़िया खा रहा, अच्छे कपड़े पहन रहा, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े दिलवाए गए, इन बच्चों ने कभी देखे नहीं बेचारों ने। और ये लगेज लेने की बस काम इतना है कि लगेज उठाएगा, हमको कुछ पता नहीं हमें क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद सब चीज़ें बीत गई। 2-3 महीने बाद मेरे पास एक औरत आई, और उसने कंधे पे झोला, वो था बोरा, वो तो उसने बाहर गैलरी में रखा, और धीरे धीरे झांक रही थी। मैंने इसको कहा कि जरा देख, कोई औरत खड़ी है, कुछ प्रॉब्लम है। ये देख के बोली जी तो कूड़ा बीनने वाली है, हो सकता है कूड़ा उड़ा सोच रही होगी कुछ दे दें इसको। मैंने कहा हमारे पास क्या कूड़ा है इसके लिए। हम फिर अपने काम में लगे। वो फिर उसने कहा जी मैं आ जाऊँ, तो इसने मुझे कहा कि मैडम ये तो आपसे मिलना चाह रही है, मैं भेज दे। मैंने कहा हाँ। बोली यहाँ नहीं करूँगी बात। मैंने कहा और मेरे घर आ जाओ। तेरा घर कहाँ है? हम वहाँ रहते हैं झुग्गी झोंपड़ी में। मैंने कहा चल मेरे साथ ही चल, तू, मैं चल रही तेरे साथ। ठीक है। हमने उसका बोरा भी रखा अपने साथ, उसको बिठाया, ठीक है चले गए। मुझे इन्होंने सबने मना करा, क्या कर रही हो, पता नहीं कहाँ ले जा रही है, क्या करेगी, और अभी शोर मच रहा, रोहिंग्या रोहिंग्या, क्या जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा उससे बड़ा कोई नहीं है। मैं वहाँ गई तो सब औरतें इकट्ठी थी, और उन्होंने कहा कि जी हमारे बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है। तो मैंने कहा क्या हुआ है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। बोले जी वहाँ ले गए, 30,000 रुपये दिए, और बच्चों से चला भी नहीं जा रहा, डॉक्टर के ले गए हम तो। मैंने कहा तुम बच्चों को तो लाओ, कोई बच्चा सामने ना आए, पीछे माँ के छिपे खड़े और डर रहे हैं बुरी तरह। एक छोटे बच्चे को एक माँ पकड़ के लाई कि मैं इसे दिखाती हूँ, ऐसे था कोई 7-8 साल का बच्चा, वो लहूलुहान बच्चा, वो इतना बुरा हाल था उसका, मैं आपको आप इमेजिन नहीं कर सकते। इस ब्रूटली उसके साथ सेक्स किया गया कि वो चलने फिरने लायक एक भी बच्चा नहीं हो रहा था, और 2 बच्चे भाग चुके थे। 15-16 बच्चे गए थे, 2 बच्चे भाग गए, वो थोड़े बड़े थे। अब आप इमेजिन करिए कि उन बच्चों के साथ जो बीता होगा, जो भागे हैं, क्या वो किसी और के साथ नहीं करेंगे? ये रिवेंज हो जाता है बच्चे के मन में। अब छोटे बच्चे के साथ अब वो जो हाल था, खैर बहुत बुरा था। और दिखाया डॉक्टर को भी, लेकिन अलग अलग दिखाया ताकि ये बात खुल ना जाए। और वो भी डर रहे थे कि नहीं मीडिया में नहीं आना चाहिए, हमें उजाड़ देंगे। उनको उजड़ने का डर था, बच्चे से ज़्यादा उजड़ने का डर था कि जी हमें ये फिर बंगाली और रोहिंग्या कहते हैं, और हमारे आप एक एक बच्चे को दिखवा दो, अलग अलग दिखवा दो। बहुत रुक रुक के हमने उन्हें दिखाया, बच्चे बहुत बुरी हालत में थे। क्योंकि अगर लड़की बुलाते तो होटल में बवाल हो जाता,
रेड का भी डर लगा रहता है। बड़े लोग हैं और उसमें ज़्यादातर विदेशी थे जिनको प्रोवाइड कराया गया। तो ये भी एक काम चल रहा है। ये भी एक काम चल रहा है। और एक ये अभी तो हम बिल्कुल पूरी तरह से हिंदुस्तान सेक्स ट्रेड में बदल चुका है। एतराज़ है लोगों को ये कहने में मेरे, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर धार्मिक स्थानों में जो बेहद पवित्र हम मानते हैं और जिनके नाम से हम हाथ जोड़ते हैं, कानों को हाथ लगाते हैं, उन जगहों पे इस तरह के रैकेट्स चल रहे हैं, घरों में चल रहे हैं, आसपास के एरियाज में चल रहे हैं। और उससे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि जब मैंने किसी ने मुझे बताया और मैंने उसका यकीन नहीं किया, तो उसने मुझे कुछ लिंक्स भेजे कि आप तो सोशल मीडिया को जानती हो, ये देख लो। और मैंने खोला तो सब नाम नंबर सब लिखे हुए। तो आप मतलब कैसे ये इजी मनी पाने का जो हमने तरीका ढूंढ लिया, ये कम से कम हिंदुस्तान की संस्कृति तो नहीं थी। तो जो हम सुनते हैं कि कॉलेज गर्ल्स और ये सब मतलब रियल है। बाकायदा उसमें लिखा हुआ है। कॉलेज गर्ल चाहिए, अपनी डिमांड बताइए, वो बच्चों वाली चाहिए वो बताओ, उम्र दराज महिला चाहिए तो वो बताओ, और सेटिस्फेक्शन की गारंटी, ये उनमें लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि एडल्ट्री को अब वो कर दिया गया तो उसके तो नाम कुछ पर नहीं कर सकते, चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते, चल रहा है। और स्वाभाविक है कि वहाँ वही जो लोग जा रहे हैं धार्मिक स्थानों पर, उनको ही टारगेट किया जा रहा होगा। हाँ, मतलब भगवान की आड़ लेकर वो मतलब एक क्योंकि तरह से सेफ जोन है वो। होम स्टे जैसे भी प्रोवाइड करते हैं ना। अच्छा। सिर्फ घर में रुके, होटल में नहीं है जिनके पास, चलो जी घर में रुक जाओ, ये भी है। और ये जिगोला वाला कॉन्सेप्ट ये भी, तो उसमें भी जो लड़के ये आपसे actual संपर्क में- करते हैं। हाँ ये बिल्कुल, नहीं तो हमको पता ही नहीं लगता। जी। और आप समझिए कि ये तो आप आजकल की बात कर रहे हैं, मैं 10 साल 15 साल पुरानी बात कर रही हूँ कि एक बच्चा मेरे पास आता है और अच्छा सुंदर सा देखने दिखाने लायक, तो नए नए जिम के शौक थे बच्चों को उस समय के, बहुत देर कसमसाता रहा। फिर मैंने कहा अकेले में करनी है कुछ बात, हाँ जी। और मैं इनको बाहर की तरफ भेजा, बोले वो रोने लगा कि मैंने कहा अरे तुम इतने लहीम शहीम लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लग रहे, कोई बुरा हुआ है? अभी वो छोड़ के गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई? नहीं नहीं, बताया उसने कि मैं जिम करता था, और जिम से मुझे ये कहा गया कि पैसा कमाओगे, तो पैसा किसको बुरा लगता है? मैंने कहा हाँ कमाऊँगा। मैंने कहा तुम्हें बताया नहीं था क्या काम करना है? नहीं बताया था। मैंने कहा क्यों गए? गलती मेरी। और मैं वहाँ गया तो बड़ी उम्र की औरत थी। मैंने कहा तुमको एक बार नहीं लगा ये मेरी माँ हो सकती है? कैसे तुम उसके साथ गए? तो उसने कहा वहाँ तक बात ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मेरी फ्रेंड ये, मेरी फ्रेंड ये। और ये ईजी मनी का जो मुझे हुआ कि रात में मैंने 1.5-2 लाख रुपए कमाए, और अभी मेरी हालत ये होगी कि मुझे गोलियाँ लेनी पड़ती हैं, तब मैं किसी के पास जा सकता हूँ, और वो मानती नहीं है अगर मैं ना जाऊँ। अब मेरी अब क्या परेशानी है, मेरे पास क्यों आए? तो बोले जी मुझे आप पे भरोसा है कि आप मेरा बात बाहर नहीं जाने दोगी, और बात यह है कि मेरी है शादी की चर्चा चल रही है, और मैंने ये बात उनसे की कि अब मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ खुद को ये गोलियाँ खा खा के, तो मुझे कुछ दिन फिट होना है, मेरी शादी होने जा रही। तो बोला शादी तो नहीं कर सकता तू, और अगर शादी करेगा तो हर रात जैसे आ रहा है ऐसे ही आएगा, नहीं तो तेरी इतनी वीडियो, हमारे CCTV कैमरे में तेरा अंदर आना, ये सब है हमारे पास। मैंने उसे तसल्ली समझा, बेटा इतना बावला क्यों हो रहा है? जब तू CCTV कैमरे में अंदर जा रहा तो इसका मतलब दरवाज़ा कोई खोल रहा है, तुझे इजी एंट्री है तेरी? हाँ जी। और मैंने कहा जब वो कैमरे से तेरी रिकॉर्डिंग अगर उन्होंने की है तो वो महिला भी तो है, उसने रेप की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई आज तक तुझसे? अगर तू जबरदस्ती गया था उसके पास रात के वक्त और हर रोज़, तो उसको थोड़ा आँख सी खुली, तो उसने कहा ये तो मैंने सोचा नहीं। मैं कहता सोच बेटा, तसल्ली से शादी कर, बिल्कुल मत जा, तेरे घर आके तुझे बुलाने नहीं आएंगी वो बड़े घरों की, पैसे वाले घरों की औरतें हैं, दिमाग मत खराब कर अपना, जा। तो उसने कहा मेरे जैसे बहुत बच्चे फंसे हुए हैं, मैं निकालूँ उन्हें, ये तुम्हारा काम है। अब उनके साथ भी ब्रूटैलिटी होती है। ब्रूटैलिटी, भाई ये ब्रूटैलिटी कि एक औरत कहेगी भाई मेरे साथ भी सेक्स करो, अभी मुझे नहीं है सेटिस्फेक्शन, फिर करो, और फिर क्या मेरी फ्रेंड के साथ भी जाओ, पैसा मिलेगा आपको। एक रात के हम जब 50-50 हज़ार दे रहे हैं तो क्या है, अगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है तो तब तक नहीं। बहुत सी चीज़ें ऐसी गोलियां खाने को देती हैं कि इससे आप खाओ।
बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, जिसको मैं तो शायद ऐसे कहने में संकोच पुरुषों करती को भी आपने फिर रेस्क्यू हाँ, मतलब बिल्कुल रेस्क्यू हटाया मतलब हमने, इनको इनका बहुत मेंटल काउंसलिंग आप की वो हमने, करते काउंसलिंग करते बिल्कुल। हो। और अभी तो देखिए हम हर कॉलेज में जा रहे हैं, ज़्यादातर बड़े कॉलेजेस भी हमें बुला रहे हैं, दिल्ली के भी बुला रहे हैं हमें, अच्छा। कि जहाँ हम ये बातें उन बच्चों को समझाएं कि कहाँ कहाँ आपका शोषण हो सकता है, कैसे आपको बचना है, उन चीज़ों पे भी। और मैं फोकस करती हूँ, और मैं तो सबको कह रही हूँ भैया मुझे तुम किसी कोने पे हिंदुस्तान के बुलाओगे, मैं वहाँ भी आऊँगी। मेरे बाहर भी हो रहे हैं, कनाडा, अमेरिका, उनमें भी हो रहे हैं, मैं ऑनलाइन करती हूँ, जाती नहीं हूँ जी। तो। लेकिन मैं कह रही हूँ जो हमारे इंडियन बच्चे हैं वहाँ भी, उनके साथ भी बात कर रही हूँ, बड़ी कम्युनिटीज़ में वो करा रहे हैं, और अपने हाथों में बहुत बहुत कॉलेज में मेरा ऐसा हो रहा है कि भैया इतना करो कि कम से कम अपने माँ बाप और अपने परिवार से ज़्यादा हितैषी तुम्हारा कोई भी नहीं है। अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाती है वो माफ़ करेंगे, तुम उनके रक्त मज्जा से बने हो, वो तुम्हें माफ़ करेंगे। एक बार कह के तो देखो, और उनसे नहीं कहते हो तो मुझे मान लो अपनी माँ, एक बार मुझसे कह के देख लो, मैं उनसे बात कर लूँगी। तो हालांकि मुझे ये लोग टीज करते रहते हैं कि तुम 1084 की माँ हो गई हो। तो मैं पर वही मुझे कह रहा हूँ कि आपको लोग ये भी कहते होंगे कि भैया आपको क्या आन पड़ी है, उनका प्रोफेशन है, वो अपना काम कर रही है, आप क्यों बीच में टांग अड़ा रही है, ऐसे भी कहते हैं। कहते हैं नहीं, उससे भी ज़्यादा क्या कहते हैं कि अभी मेरा बेटा आया हुआ था, बेटा और बहू आए थे, तो नॉन स्टॉप किसी से बात चल रही थी, हर 5 मिनट में कोई फ़ोन कर रहा था मुझे, हर 5 मिनट में। और कभी मतलब वो एक पुरुष है, 2 महिलाएं हैं, बीवी है और गर्लफ्रेंड है, और बड़े बड़े बच्चे हैं सबके, और लगातार जो वो किसी ने कहा कि अरे मैं तो पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ, तुम्हारा सिर नहीं दुखा? मैंने कहा दुख रहा है। तो मेरा बेटा कहता है तुम दुखने की बात कह रहे हो, मम्मी ने एक बार हमसे ये नहीं पूछा है तुम कब आए कब जाओगे? इतना समय नहीं है इनके पास। मैं बेटा तुम्हें तो कभी भी समय नहीं दिया, तभी तो तुम कामयाब हुए ना, चिंता ना करो, जिनको मेरी ज़रूरत है उन्हें बात करना। तो आदमी अभी तो ये सोचता है हर आदमी के सारी चीज़ की मेरे पास है, मैं कर सकती हूँ, पर नहीं, हर से लोगों को बनना तो होगा, आगे आना तो होगा। तो आज अगर कोई लड़की कोई लड़का जो इस दलदल में फंसा हो, वो आपका पॉडकास्ट सुन रहा हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? मैं पहले तो ये कहूँगी कि फंसने से पहले हर बच्चे जो नहीं फंसा, वो जो बच्चे ये भी सोच रहे हैं हम क्यों फंसेंगे, लेकिन आप प्यार में तो डलेंगे, क्योंकि अभी मेकअप ब्रेकअप हुकअप का ज़माना है, इससे बच जाओ। और आपके परिवार से ज़्यादा आपका हितैषी कोई नहीं है। एक बार अपने माँ बाप को कह के देखो, उस लड़के से कहो जिससे आपको प्यार हुआ है, उसको कहो कि पहले मेरे माता पिता से मिलो, अगर वो तैयार होंगे तो मैं तैयार हूँ, अगर वो अच्छा लड़का होगा तो आके मिलेगा, माँ बाप की मौजूदगी मिलो उससे, माँ बाप को बताओ कि ये करता है, हो सकता है माँ बाप ज़्यादा ज़्यादा इतना कहेंगे भैया पहले कैरियर बना लो, उसके बाद शादी करेंगे, कम से कम तुम्हें जान से तो नहीं मार देंगे, अब ये इतना तो बुरा हाल नहीं है, हालांकि हमारे यहाँ तो है बुरा हाल, मगर और जो सिटीज़ हैं उनमें तो इतना बुरा हाल नहीं है। तो कह के तो देखो एक बार, और आप कहेंगे ही नहीं और भाग जाएंगे, फिर आपकी गारंटी आपके हाथ में। ट्रैप है वो ट्रैप है, तो ये मत करो। अभी जो बच्ची निकाली है वो इसी तरह के ट्रैप में फंस के और प्यार के नाम पे और ले गया वहाँ और बेच दिया उसमें। ये तो उसका आप लोगों का थैंक यू है कि वो बच्ची को निकाल सके। तो अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे अतुल जी, तो एक, क्योंकि ये सिर्फ जैसे आपने कहा सेक्स टूरिज़्म, हाँ, तो ये सिर्फ अब इंडिया की बात तो बची नहीं है। तो हम शेखों के भी बारे में सुनते हैं, और बिल्कुल। कि भाई यहाँ से इंडिया से वहाँ लड़कियाँ बिल्कुल। सप्लाई की जाती है। एक तो हैदराबाद की हमारे पास स्टोरी आई थी, बड़ा हम उस स्टोरी को सुनकर कि वो इस्लाम के नाम पर उसमें बच्चियों से कुछ दिन के लिए, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों से निकाह कर दिया निकाह जाता है, कर और लिया कुछ जाता है। दिनों के लिए वो उसको रखते फिर छोड़ के चले जाते फिर छोड़ जाते हैं हाँ, वापस। तो ये और माँ बाप को अच्छा खासा पैसा देते हैं उसके बाद। हाँ। और वो माँ बाप ये इमेजिन नहीं करते कि आपकी बच्चियों के साथ क्या बीत रहा होगा वहाँ। छोटी बच्ची है वो, छोटी 10 साल बच्ची की, 12 हैं, साल की, और बाकायदा निकाह करके ले जाते हैं, बाकायदा निकाहनामा होता है, कोई पूछना 6 महीने के लिए, 8 महीने के 6 लिए। महीने के लिए, 8 महीने के लिए। ये बहुत बुरा है। और उससे ज़्यादा एक शायद वो नाइजीरियन एक मॉडल थी जिसने पहली बार खोला कि शेखों के यहाँ पोटी पोटा पार्टी चलती है। कौन सी पोटी पोटा पार्टी क्या होता है इसमें? कि एक मॉडल को जब तक इस नाम पे जाती हैं कि हम आपको बड़ा वो बड़ा असाइनमेंट दिलाएंगे, फिर पैसा खूब है, खूब पैसा देते हैं, जम के पैसा देते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, और तेल ही फिर मन तेल भर है गया, वहाँ। मन भर गया, तो अभी उसको अपने लॉन में या कहीं इधर डालेंगे उसको, ऐसी एक सिंपल इनर गारमेंट्स में, और कोई भी आएगा उस पर बाथरूम करेगा, पॉटी करेगा उसके ऊपर, और वो ऐसी वो हिल भी नहीं सकती, ऐसी रहेगी, ऐसे ही बैठ के उसी गंदी हालत में। रोटी खानी है तो खा लो, ऐसे ही पानी पीना है तो पी लो, लेकिन नहाओगे नहीं, इसी हालत में, जब तक वो ये ना कह दे कि अब नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मुझे वापस भेज दो।
मुंह बंद कर ले केवल, और तब वापस भेजे उसको। सोचिए, देखिए कितना गंदा। क्यों? मैं तो उन मॉडल से भी जो बनना चाहती हूँ उनसे भी अपने, आपके पास तो सोशल मीडिया का खुला प्लेटफॉर्म है। आप अपने, अगर आपके अंदर है जरा सी भी कुछ हुनर है तो उसको इस पे दिखाइए। क्यों आप इतना भाग रहे हैं? क्या है सब पैसा? शाम को सुनील जी सब रोटी खा के सोते हैं, भूखा भगवान उन्हें नहीं सुलाता जो फुटपाथ पे बैठे हैं। तो क्या सोने की तो तुम भी नहीं खाओगे, वही रोटी खाओगे। पर ऐसा क्या है कि आप इतना बड़ी, आपको लग्जरी चाहिए कि गाड़ियाँ बड़ी बड़ी हों, आपके ब्रांडेड शूज़ हों, ब्रांडेड कपड़े हों और ब्रांडेड ज्वेलरी हो। मुझे नहीं समझ में आता। इस मकड़ जाल से निकल आओ, बस मैं तो ये कहूँगी बच्चों को, इस मकड़ जाल से निकल जाओ। कुछ नहीं रखा, और वरना आप लोग आखिरी पीढ़ी होंगे। ये हम तो जाती हुई पीढ़ी हैं, लेकिन आप आखिरी पीढ़ी होंगे जो देखेंगे कैसे सर्वनाश हो रहा है। और मैं खुला चैलेंज करके कहती हूँ कि बहुत हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, ठेंगे पे बन रहा है विश्व गुरु। ऐसा ही अगर विश्व गुरु बनना होता तो हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि एक तरफ वो हैं जो वहाँ बैठी हैं बदहाली और ऐसी पीड़ा की शिकार, और दूसरी तरफ जो लग्जरी जुटाने के लिए एस्कॉर्ट सर्विसेज और इस तरह की पार्टीज़ में जा रही हैं। और आपकी आंखें बंद हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद कर रहे हैं। और उससे बड़ा क्या है कि एप्स्टीन फाइल में हमारे बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं? तो आपने तो खुद को धकेल दिया, मतलब खुद सबको धकेल रहे हैं एक तरफ। ठीक है, आंख बंद कर लो। किसी को रेड लाइट एरिया दिखते? दिल्ली में नहीं है क्या? इतना बड़ा जीबी रोड है, नहीं दिखता यहाँ के मंत्री संतरियों को? नहीं, आपने तो कहा कि बचपन से यही सीख दी गई थी, ऊपर देखना नहीं, देखना नहीं, गुजर जाओ वहाँ से, गुजर जाओ। लेकिन फिर भी देखा ना, आपकी एक ऐसी आत्मा मर गई, कैसा ज़मीर मर जाता है कि आप देखते नहीं। मैं आपके चौराहों से गुजरती हूँ, मैं हर लड़की की फ़ोटो बनाती हूँ। लोग कहते हैं पैसे तो देती नहीं, उनको ज्ञान दे रही। मैंने कहा मैं ज्ञान भी नहीं दे रही। मैं अपनी गाड़ी में हमेशा रखती हूँ, बिस्किट के पैकेट रखूँगी, ब्रेड रखूँगी, सैंडविचेस रखूँगी। मुझे जहाँ बच्चे दिखते मैं देती हूँ उन्हें, पैसे नहीं दूँगी मैं। तो ये नहीं दिखते किसी को कि जब घर में लड़की सुरक्षित नहीं है तो इन चौराहों पर सुरक्षित हैं। पर सबकी आंख बंद है, सब कबूतर हैं कि बिल्ली खाएगी नहीं। हमने आंख बंद कर ली। तो अंतिम प्रश्न आपसे, क्योंकि जितनी चर्चा की जाए आपके पास तो कहानियों का भंडार है, इतने 30 वर्ष की आपकी यात्रा है ये, और 30 वर्ष की यात्रा में आपने असंख्य लोगों को इस दलदल से बाहर निकाला है, मदद की है, उनकी काउंसलिंग आप करती हैं। क्या लाइफ का अब आगे गोल है आपके? क्या आप करना चाहती है और क्या अंतिम में दर्शकों से कहना सच में चाहेंगे? कुछ नहीं करना चाहती मैं, केवल ये चाहती हूँ कि जिस समय मरूँ भी, ये भी मैं इन लोगों से कहती हूँ कि उस समय भी किसी बेटी का हाथ ज़रूर हो मेरे हाथ में, उसमें कोई ना रहे। जिन्हें जाना है स्वेच्छा से वो कहीं भी जाए, लेकिन जो मजबूरी का शिकार होकर वहाँ जिल्लत और इस कदर अपमान झेल रही हैं, वो ना रहे बस। तो एक प्रश्न में मेरे से छूट गया था, मैं वो पूछना चाह रहा था आपसे कि एक मैंने मामला पढ़ा, ये तो इस दौर से तो आपको बहुत गुजरना पड़ता होगा। भाई साहब थे, उन्होंने केसेस भी बहुत होते होंगे आपके ऊपर, जमानत पे, और आरोप लगते होंगे कि पैसे मांगते हैं। हाँ, खूब लगते। हाँ, एक क्योंकि केस था, मैं पढ़ रहा था, और वो मुस्लिम भाई साहब थे, उन्होंने आपके ऊपर लगाया कि जी इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी गाड़ी रोक के, और इन्होंने कहा कि जी पैसे चाहिए कबाड़ी बाजार से, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। हाँ, तो वो क्या हुआ उस केस का? बड़ा पुराना केस था वो, फिर क्या होता है ऐसे केसेस का? खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ये तो मजिस्ट्रेट साहब को पता होता है कि ये कैसे फर्जी देखते हैं। एक बार बताइए, अखबारों में इतना छप रहा है, आप क्या बकवास करते हैं, लाते हैं, वो खारिज होते, बहुत सब खारिज ही हुए। एक हमने चला रखा है अभी तक, वही वाला जिसे आप कह रहे हैं। इसको नहीं करेंगे, मरते दम तक खत्म। अच्छा, और वकील साहब को कहते हैं क्यों नहीं, भाभी जी खत्म करवा रही, मैंने इसे नहीं, याद रहेगा ना, वो भी मर गया, अब मैं भी मर जाऊंगी, इसी को जो करने वाला ही मर गया। हॉस्टाइल भी हो गया था उसी समय, साहब मेरे से गलती हो गई, बहन जी से मेरा नाराज हो गया था। सर तू गलती हो गई तेरे से, तूने ये कर रहा है। उन्होंने कहा बताइए मैडम, मैं इसे कर दूं? मैंने कहा नहीं जी, चलने दी, इसकी आत्मा पे बोझ रहने दो। वो बोझ लेके गया, और उसी बोझ के साथ में चली जाऊंगी कि तूने मुझ पर। और जो कि एक पेज पे लिखता संकल्प का साहस पास, पुलिस फेल, अगले पेज पे हम पे 5 लोगों पर मुकदमा होता है। मेरी किसी बंदे को आज तक जमानत नहीं करानी पड़ी, सब पे उन्हें कहा ही नहीं किसी ने कि जमानत करा लो, ऐसे ही वो खारिज हो गए, सब यहीं चलते रहे। चलिए, बहुत बहुत आभार अतुल जी आपका, अपने समय दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट जो भी देख रहा हो
ऐसी किसी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो अतुल जी हैं, उनसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो और वो आपको भरोसा दिलाती है। उन्होंने कई लोगों को इस दलदल से बाहर निकाला है और वो आपको बाहर निकाल सकती है। हमारा पॉडकास्ट करने का मकसद भी यही है कि ये बात बेसिकली होता ही है कि समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, वो हम तो देवदूत कहते हैं आपको, ईश्वर के दूत हैं आप भेजे हुए, ये ऐसे लोगों की मदद के लिए आपको भेजा हुआ है, बस उन्हें उनकी पहचान लोगों से हम करवा दें, यही हमारा उद्देश्य है। और इसीलिए हमने अतुल जी को बुलाया ताकि लोग जान पाएँ कि अतुल जी वो है, वो मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें और अगर आपने देख लिया हो यहाँ तक तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे कि ऐसे भी लोग हैं समाज में जो निस्वार्थ भाव से अपने पूरे जीवन को ऐसे काम में उन्होंने लगा दिया है। और यही उनके लिए हमारा ये हो सकता है कि समाज ज़्यादा से ज़्यादा जाने, ताकि समाज में भी जागृति आए और जो विकृतियाँ हैं उन विकृतियों का समाधान हो सके। बस कहने के लिए और कुछ नहीं है, कहना तो बहुत कुछ था लेकिन इतना सुनने के बाद कुछ कहने के लिए मेरे पास बचा नहीं है। बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार।